हेलो स्टूडेंट्स, जॉनटेक डिजिटल में आपका स्वागत है। होपफुली आपकी आरपीएससी डीएलवी एई की प्रिपरेशन अच्छी चल रही होगी। उसी प्रिपरेशन को बूस्ट करने के लिए हम यहाँ पर पेपर नंबर 9 के सॉल्यूशन के साथ मौजूद है। वन बाय वन करके क्वेश्चंस को हम सोल्व करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा स्ट्रेंथ ऑफ मैकेनिक्स है। इन ए पर्टिकुलर मटेरियल इफ मॉड्यूलस ऑफ रिजिडिटी इज इक्वल टू दी बल्क मॉड्यूलस देन पॉइजंस रेशियो विल बी। सिंपल फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। आपसे पॉइजंस रेशियो के बारे में पूछा और आपको ये दिया हुआ है कि मॉड्यूलस ऑफ रिजिडिटी, जिसको हम एन भी बोलते हैं, जी भी बोलते हैं, वो आपका बल्क मॉड्यूलस जिसको हम के से रिप्रेजेंट करते हैं उसके इक्वल है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे कि जो ई का रिलेशन है वो ई जी पर भी डिपेंड करता है, के पर भी डिपेंड करता है। तो दोनों में अगर हम ई के रिलेशन में जी और के वाली वैल्यू को इक्वल कर देंगे तो सिंप्लीफाइड फॉर्म जो आएगी जी के लिए आएगी ई डिवाइडेड बाई 2 1 प्लस म्यू, या फिर हम ई इज इक्वल टू 2g 1 प्लस म्यू बोलते हैं और ई इज इक्वल टू 3k 1 माइनस 2 म्यू बोलते हैं हम। तो अब इसमें ई कॉमन है, ई से ई कैंसिल आउट हो जाएगा और जो म्यू आपका आने वाला है वो म्यू आपका आएगा 1/8। तो यहाँ पे जो ऑप्शन है आपका बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट होगा। सिंपल फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। ऐसे काफी क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे कि अगर ई से ई दे करके के या जी पूछवा लिया, वो भी एक क्वेश्चन बन सकता है यहाँ पर। लेकिन क्या किया, आपको थोड़ा सा ट्रिक में खेला गया कि दोनों फॉर्मूले आपको याद होंगे तो आप इसको सोल्व कर सकते हो। नेक्स्ट है मटेरियल इन विच एटम्स आर अरेंज्ड ऑलमोस्ट रैंडमली और दोज दैट डू नॉट हैव क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर आर कॉल्ड। ऐसे मटेरियल जिसमें क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर नहीं होंगे उन्हें क्या बोला जाता है? तो इसको तो आप ऑप्शन से भी एलिमिनेट कर सकते हो। जैसे ब्रिटल मटेरियल है, ब्रिटल मटेरियल उनके क्रिस्टल के अरेंजमेंट से रिलेटेड है ही नहीं। अगर ब्रिटल मटेरियल तो वो मटेरियल है जो फेल होने से पहले प्रॉपर वार्निंग नहीं देंगे, उसकी यहाँ पर आपको डेफिनेशन दी गई है। उसके बाद में अगर हम देखें सिरेमिक मटेरियल होंगे हमारे इनऑर्गेनिक मटेरियल से, वो भी क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर से रिलेटेड नहीं है। इलास्टिक मटेरियल आपको पता है कि जैसे हम लोड लगाते हैं तो फिर से अपनी पुरानी जब आपने स्टार्टिंग में लोड लगाया और जो डिफॉर्मेशन आया तो लोड हटाने पर फिर से अपनी इनिशियल कंडीशन में जो पहुंचने की कैपेसिटी है उसको हम इलास्टिसिटी बोलते हैं। तो यहाँ पर बी ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। एमोर्फस जो मटेरियल होते हैं वो आपके नॉन क्रिस्टलाइन मटेरियल होंगे, रेंडमली जो आपके डिस्ट्रीब्यूटेड रहेंगे। तो बी ऑप्शन यहां पर करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 43। द शियर फोर्स डायग्राम फॉर कैंटिलीवर बीम कैरिंग यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड पर यूनिट लेंथ विल बी। किसी कैंटिलीवर पर यूडीएल अगर आप लगा दोगे तो उसका जो शियर फोर्स डायग्राम है वो किस तरीके का बनेगा, उससे शेप से रिलेटेड क्वेश्चन है। तो यहां पर आप क्लियरली देख सकते हो कि जो आपका शियर फोर्स का जो डायग्राम है वो बी वाले पॉइंट पे शियर फोर्स 0 होगा और वो कंटिन्यूअसली बढ़ता जाएगा फिक्स वाले पॉइंट तक। और वो जो कंटिन्यूअसली बढ़ रहा है वो लीनियर वेरिएशन है और उस कारण से जो शेप बनता है वो हमारा ट्राइंगल बनेगा। अब यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो सी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट है। आप बी ऑप्शन देखोगे तो आइसोसेलेस ट्राइंगल है, तो आइसोसेलेस ट्राइंगल नहीं बन रहा है, यहाँ पर बनेगा राइट एंगल ट्राइंगल। तो सी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट है। नेक्स्ट इज रेशियो ऑफ मैक्सिमम शेयरिंग स्ट्रेस टू एवरेज शेयरिंग स्ट्रेस इन सर्कुलर सेक्शन। ये फिर से सोम का क्वेश्चन है। सर्कुलर सेक्शन में जो मैक्सिमम शेयर स्ट्रेस होगा उसका एवरेज शेयर स्ट्रेस से क्या रिलेशन है? तो इसके लिए यहाँ पर आपको कुछ रिलेशन और दिए गए। तो जैसे अगर रेक्टेंगुलर है तो 3/2 होता है, अगर सर्कुलर है तो 4/3 होगा, ट्राइंगल के लिए भी 3/2 होगा, डायमंड सेक्शन के लिए 9/8 है। अब हमारा यहाँ पर सर्कुलर सेक्शन के बारे में पूछा गया है। तो सर्कुलर सेक्शन के लिए 4/3 और 4/3 की जो वैल्यू होती है वो होती है 1.33। तो यहाँ पर आपका डी ऑप्शन करेक्ट है। Next question is a simply supported beam of span L carrying uniformly distributed load W on entire span। एक simply supported beam है, उस पर UDL लगा रखा है W किलोमीटर पर मीटर का। If uniformly distributed load is replaced by a concentrated load W, हमने उस UDL को एक concentrated load W से replace कर दिया at center और उसको कहाँ लगाया? सेंटर पे, such that it produce same deflection at center। और इस तरीके से उस कंसंट्रेटेड लोड को लगाया कि जो डिफ्लेक्शन था वो पहले और अभी सेम है। तो कीपिंग ऑल दी पैरामीटर्स सेम, सारी पैरामीटर्स को सेम मानते हुए हमसे ये पूछा गया है कि जो कैपिटल W जो कंसंट्रेटेड लोड हम लगा रहे हैं और जो हमारा यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड था उनके बीच का रेशियो क्या होगा। तो इसमें हमें दोनों कंडीशन को साथ में रखते हुए दोनों के लिए डेल्टा मैक्स की वैल्यू निकालनी है, जो एक स्टैंडर्ड रिजल्ट है जो आपको याद रहना चाहिए। तो यूडीएल की वजह से होता है 5/384 WL की पावर 4/EI, और जो आपका कंसंट्रेटेड लोड है उसकी वजह से होता है WL3/48 EI। तो इन दोनों को इक्वेट जब हम करेंगे तो डायरेक्टली हमें रेशियो मिल जाएगा और वो है 5/8L। तो डी आपका ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट है। तो इसी तरीके से जो स्टैंडर्ड
जो रिजल्ट है उनसे रिलेटेड ही ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस बनते हैं, वो अगर आपको पता है तो उनसे थोड़ा बहुत घुमा फिरा के क्वेश्चंस आपके आएंगे एग्जाम में। नेक्स्ट है कीपिंग ब्रीथ कांस्टेंट, जो विड्थ है उसको कांस्टेंट रखा गया है। डेप्थ ऑफ ए कैंटिलीवर और लेंथ एल of uniform strength loaded with uniformly distributed load varies from 0 at the free end। अब क्या होगा कि ये यूनिफॉर्म स्ट्रेंथ का जब हम बीम बनाते हैं उसके क्वेश्चन कॉन्सेप्ट जब आपने देखा होगा तो उसमें हम जिस तरीके से बेंडिंग मोमेंट चेंज हो रहा है उस तरीके से ही हम क्या करते हैं, डेप्थ को वेरी कर देते हैं। तो जो फर्स्ट पॉइंट है, इनिशियल पॉइंट है फ्री एंड, वहां पर बेंडिंग मोमेंट 0, तो वहां डेप्थ की जो रिक्वायरमेंट है वो 0, और सबसे ज्यादा बेंडिंग मोमेंट कहाँ है, फिक्स एंड पर, वहां पर डेप्थ की रिक्वायरमेंट सबसे ज्यादा है। तो उसके बेसिस पर ये क्वेश्चन बनाया गया है। तो ये पूछ रहे हैं कि जो आपका एंड पॉइंट है, फिक्स एंड है, वहां पर डेप्थ कितनी होगी। तो उसके लिए सिंपली हमें बेंडिंग इक्वेशन का यूज करना है, M/I इज इक्वल टू सिग्मा बाई वाई। ठीक है, मोमेंट हम कौन सा रखेंगे, जो एंड वाले पर है, WL²/2। आई जो है आपका, जो डेप्थ होगी एंड पर, उसके अकॉर्डिंग आपका आई होगा, जिसमें डी हमारी अननोन है, वो डी ही हमें निकालनी। तो आई क्या है, BD³/12, बी आपकी कांस्टेंट है। ठीक है, और जो मैक्सिमम स्ट्रेस डेवलप हो रही है वो होगी आपका जो न्यूट्रल एक्सिस से एक्सट्रीम फाइबर, वो होगा D/2। तो जब आप इस फॉर्मूले में ये सारी वैल्यूज लिखोगे और इसमें जो मेरा अननोन है वो मेरा अननोन है डी, तो सब कुछ सिंप्लीफाई करने के बाद में जो डी वाली वैल्यू आएगी वो हमारी यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन है। और ऑप्शन जो आपका करेक्ट आ रहा है वो आ रहा है इसमें बी ऑप्शन। ठीक है, अब इसमें मिस्टेक ये हो सकती है कि आपकी थोड़ी बहुत कैलकुलेशन में आप कहीं अंडर रूट लगाना भूल गए, तो आप बी की जगह डी ऑप्शन लगा दोगे। तो सिर्फ सिंपली आपको फोकस्ड करके क्वेश्चन सोल्व करना है, सारी चीजें आपको आती है, बट उनका इंप्लीमेंटेशन कैसे करना है उसके लिए टेस्ट सीरीज दी जाती है। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 47। द फिगर ऑल डायमेंशन आर इन mm, जो भी आपको दिए में सारी डायमेंशन mm में है। द फिगर बिलो शोन एज आई सेक्शन ऑफ बीम, कोई बीम है जिसका आई सेक्शन है। द शियर स्ट्रेस एट पॉइंट P पॉइंट है जो वेरी क्लोज टू द बॉटम ऑफ फ्लेंज, उस P वाले पॉइंट पर जो शियर स्ट्रेस है वो 12 MPa है। द स्ट्रेस एट पॉइंट Q, अब जो Q पॉइंट है वो भी फ्लेंज के बड़े नजदीक है, वहां पर शियर स्ट्रेस पूछा है। तो देखो यहाँ पे दो पॉइंट लिए हैं कि एक P पॉइंट है वो तो आ रहा है आपके फ्लेंज पर, और एक Q पॉइंट आ रहा है वो जस्ट आपका कहां पर आ रहा है, वेब पर। मतलब फ्लेंज से वेब आपकी P से Q पॉइंट की तरफ चेंज हो रही है। मतलब P वाले पॉइंट पर जो विड्थ ऑफ सेक्शन हम लेंगे वो फ्लेंज वाला लेंगे, और Q वाले पर जो विड्थ ऑफ सेक्शन लेंगे हम वो वेब वाला लेंगे। तो आपको P वाले लेवल पर स्ट्रेस दी गई है तो हमें Q वाली स्ट्रेस निकालनी। तो जैसे ही विड्थ आपकी कम होगी तो स्ट्रेस आपकी अचानक से बढ़ जाएगी। तो किस हिसाब से बढ़ेगी, तो उसके लिए अगर हमें जो स्टैंडर्ड फॉर्मूला पता है अगर शेयर स्ट्रेस का, तो हम उससे फाइंड आउट कर सकते हैं। तो जैसे शेयर स्ट्रेस इक्वल टू VAY डिवाइडेड बाई I इंटू बी। अब ये जो B है, ये B आपका चेंज हो रहा है, बाकी सारे पैरामीटर सेम है। तो उस B के अकॉर्डिंग जब हम टाउ को सोल्व करेंगे, हम एक तो हमें B1 के लिए टाउ की वैल्यू 12 पता है, B2 के लिए हमें टाउ की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। B1 B2 के बारे में हमें पता है, B1 है हमारी 100, B2 हमारी 20। तो जब इसको रखेंगे तो जब आप देखोगे तो एनालिसिस करके 60 MPa आएगा। जो अगर विड्थ कम हो रही है तो अचानक से स्ट्रेस बढ़ रही है, तो 60 MPa जो आपका है, तो ऑप्शन होगा यहाँ पर आपका बी ऑप्शन आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका थ्योरी ऑफ स्ट्रक्चर से। द कैरी ओवर फैक्टर इन मोमेंट डिस्ट्रीब्यूशन मेथड फॉर ए प्रिज्मेटिक मेंबर हुज फार एंड इज हिंज्ड। कोई प्रिज्मेटिक मेंबर है, ऐसा बीम जिसकी डेप्थ कांस्टेंट है, उसके किसी एक एंड पर अगर मैं मोमेंट लगाता हूं और फार एंड मेरा हिंज है, तो कैरी ओवर फैक्टर क्या होगा। तो जब मेरा एक एंड पर मैंने मोमेंट लगाया और फार एंड हिंज है, तो हिंज वाले पर कोई मोमेंट कैरी ओवर नहीं होता है। तो यहाँ पर जो कैरी ओवर फैक्टर है वही 0 आएगा हमारा। तो ए ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट है। अगर यही अगर फिक्स होता तो कैरी ओवर फैक्टर मेरा हो जाता 1/2। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 49। इफ ए पिन जॉइंट स्पेस फ्रेम, कोई पिन जॉइंट स्पेस फ्रेम है जिसको हम बोलेंगे ट्रस, उसमें एक कंडीशन दी हुई है कि 3m + r इज ग्रेटर देन 3j, देन द फ्रेम इज। अब देखो इस फॉर्मूले में जो 3m + r हमारे हैं नंबर ऑफ अननोन्स और 3j हमारी है नंबर ऑफ कंडीशंस। तो जब भी हमारे नंबर ऑफ अननोन्स कंडीशन से ज्यादा होते हैं तो वो हमारा स्ट्रक्चर बन जाता है इनडिटर्मिनेट, और अननोन्स अगर हमारे कंडीशन से ज्यादा है तो साथ के साथ वो स्टेबल भी है, उसको हम मोर स्टेबल वर्ड नहीं जोड़ेंगे, उसको सिर्फ हम स्टेबल बोलेंगे। बट मेंबर्स आपके कंडीशन से ज्यादा बढ़ रहे हैं तो वो मोर स्टिफ वाली कैटेगरी में जाएगा। ठीक है, तो यहां पर अगर हम ऑप्शंस देखें तो ऑप्शन से आपको दिखेगा,
अनस्टेबल ये नहीं हो सकता क्योंकि स्टेबल हो चुका है, मेंबर्स आपकी कंडीशन से ज़्यादा है उल्टे। स्टेबल एंड स्टैटिकली इनडिटर्मिनेट, तो बी ऑप्शन यहाँ करेक्ट होगा। सी में अगर आप देखोगे तो स्टेबल तो सही है लेकिन डिटर्मिनेट आपका वर्ड सही है और डी इज दी नन ऑफ दी अबाउ, तो बी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट होगा। एक बार मेंबर स्टेबल हो गया तो वो हमेशा ही स्टेबल कहलाएगा, मोर स्टेबल वर्ड कहीं भी यहाँ पर यूज नहीं होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है डिग्री ऑफ स्टैटिक इंडिटर्मिनेसी ऑफ रिजिड फ्रेम हैविंग टू इंटरनल हिंजेस एज शोन इन फिगर बिलो। ये आपको एक रिजिड फ्रेम दिया गया है, इसमें दो इंटरनल हिंज है। अब आपसे पूछा गया है कि इसकी डिग्री ऑफ स्टैटिक इंडिटर्मिनेसी क्या होगी। तो डिग्री ऑफ स्टैटिक इंडिटर्मिनेसी मेरी जो डीएस है वो दो चीजों का समेशन है, डीएसई प्लस डीएसआई। डीएसई के लिए सिंपल हमें नंबर ऑफ रिएक्शंस काउंट करनी है और उनको नंबर ऑफ कंडीशन में से माइनस करना है। तो नंबर ऑफ रिएक्शंस यहाँ अगर आप देखोगे तो 2 यहाँ पर है, 3 और 4, ठीक है। और डीएसआई के लिए हम सिंपल लूप देखेंगे, लूप के बाद में हम ये देखेंगे कि कितने इंटरनल रिलीज हैं। तो रिलीज हमारे 2 हैं और उनसे मेंबर कितने कनेक्टेड है, 2 मेंबर कनेक्टेड है। तो जितने मेंबर कनेक्टेड होते हैं उनमें से एक मेंबर माइनस करके हमारी वो कंडीशंस बढ़ जाती है। तो इसका जैसे अगर आप सॉल्यूशन देखोगे तो मेथड 2 है, लूप मेथड हम जनरली यूज करते हैं। तो इसमें 3C कितने लूप है हमारे पास, 2 लूप है, माइनस रिलीज की वजह से हमारे पास 2 कंडीशन बढ़ गई क्योंकि 2 रिलीज है और दोनों से एक मेंबर कनेक्टेड है, दोनों 2 रिलीज है और दोनों से 2 मेंबर कनेक्टेड है। तो 2 - 1 करके हमारे पास -2, तो ये तो हो गया 4। और जो एक्सटर्नल है वो हमारा होगा आर की वैल्यू अभी हमने कैलकुलेट की थी 4 - 3 1, तो टोटल की वैल्यू कितनी होगी हमारी 5। तो जो टोटल वैल्यू है यहाँ पर 5, अगर ऑप्शन हम देखें तो उसके हिसाब से हमारा डी ऑप्शन करेक्ट होगा। अब जो हमारे 50th क्वेश्चन था, अब जो क्वेश्चन आने वाले हैं सोइल, उसके लिए मैं हरिओम सर को इनवाइट करूंगा कि वो इन क्वेश्चंस को सोल्व करें और आपको थोड़ा सा गाइड करें। थैंक यू सर। आई होप कि आप सभी का पेपर अच्छा हुआ होगा और आपकी प्रिपरेशन भी बहुत अच्छी चल रही होगी। तो इसी कंटिन्यूटी में हम सॉइल के क्वेश्चंस को डिस्कस करते हैं। जैसा कि सर ने बताया आपको कि टेस्ट सीरीज इसीलिए होती हैं कि जिससे आपकी प्रैक्टिस अच्छी हो सके और आप जो छोटी छोटी मिस्टेक्स करते हैं वो मेन एग्जाम पेपर में ना करें। तो देखना है आपको कि आपने कहाँ पर मिस्टेक किए और कहाँ पर आप इनको सही कर सकते थे। चलिए 50 नंबर क्वेश्चन 51, ए सॉइल मास हैज कोफिशिएंट ऑफ हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल परमेबिलिटी एज 9 × 10⁻⁻7 सेंटीमीटर पर सेकेंड एंड 4 × 10⁻⁻7 सेंटीमीटर पर सेकेंड। देखिए आपको हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल परमेबिलिटी कोफिशिएंट दे रखे हैं और आपसे पूछा है यहाँ पर इक्विवेलेंट परमेबिलिटी कोफिशिएंट और जो भी आइसोट्रॉपिक सॉइल के लिए। तो बेसिकली जब आपको हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल कोफिशिएंट ऑफ परमेबिलिटी दे रखा है तो इन दोनों का हमें क्या करना है, इन दोनों का हमें जियोमेट्रिक एवरेज यूज करना है, बाकी और कुछ नहीं है इस क्वेश्चन में। सो 9 × 10⁻⁻7 × 4 10⁻⁻7 का अंडर रूट, तो अंडर रूट KH × KB। सो सॉल्यूशन आएगा यहाँ पर 6 × 10⁻⁻7। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। आई होप कि आप सभी ने इसको सही अटेम्प्ट किया होगा। चलिए नेक्स्ट है द क्वांटिटी ऑफ सीपेज ऑफ वाटर थ्रू द सॉइल इज प्रोपोर्शनल टू। क्वांटिटी ऑफ सीपेज वाटर थ्रू द सॉइल इज प्रोपोर्शनल टू। सो आपको पता है जो क्वांटिटी होती है Q = K × H NF/ND। जब आप सीपेज एनालिसिस करते हैं अर्दन डैम से तो वहाँ पर जो क्वांटिटी ऑफ सीपेज वाटर है वो कैसे कैलकुलेट किया जाता है, फ्लो नेट से NF/ND जो होता है दिस इज द सेफ फैक्टर और K × H। तो देखते हैं एक बार ऑप्शंस में, कोफिशिएंट ऑफ परमेबिलिटी ऑफ सॉइल, टोटल हेड लॉस ऑफ द सॉइल, नाइदर A नॉर B एंड बोथ ऑफ दीज। तो यहाँ पर सिंपल सी बात है K और H दोनों पर डिपेंड कर रहा है, तो इसलिए ऑप्शन आपके यहाँ पर D हो जाएगा। ठीक है जी। नेक्स्ट है द वॉल फ्रिक्शन ऑफ रिटेनिंग वॉल, द वॉल फ्रिक्शन ऑफ रिटेनिंग वॉल decrease active earth pressure but increase the passive earth pressure, decrease passive earth pressure but increase the active earth pressure। और बात हो रही है यहाँ फाई से रिलेटेड, तो Ka होता है 1 - sin phi अपॉन 1 + sin phi और इसी का उल्टा हो जाएगा हमारा Kp। तो अगर फाई इंक्रीज होगा तो Ka की वैल्यू कम होगी और Kp की वैल्यू इंक्रीज होगी। सो डिक्रीज द एक्टिव अर्थ प्रेशर बट इंक्रीज द पैसिव अर्थ प्रेशर। तो ऑप्शन ए हमारा यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। गॉट इट। और आपको इसका जो डिस्क्रिप्शन में
सोल्यूशन भी दे रखा है कंप्लीटली। नेक्स्ट क्वेश्चन है फुटिंग से रिलेटेड है। टू फुटिंग, वन सर्कुलर एंड अदर स्क्वायर, दो फुटिंग्स है, एक सर्कुलर है एक स्क्वायर है, आर फाउंडेड ऑन ए सरफेस ऑफ प्योरली कोहेजनलेस सॉइल। कोहेजनलेस सॉइल है, इसका मतलब इसके लिए सी तो जीरो हो गया, प्योरली कोहेजनलेस सॉइल है। द डायमीटर ऑफ सर्कुलर फुटिंग इज सेम एज द साइड ऑफ द स्क्वायर फुटिंग, मतलब डायमीटर और साइज ऑफ द फुटिंग, स्क्वायर फुटिंग वो दोनों सेम है। द रेशियो ऑफ देयर अल्टीमेट बियरिंग कैपेसिटी, और इनकी अल्टीमेट बियरिंग कैपेसिटी का हमसे रेशो पूछा है। तो इसका मतलब जो डेटा आपको दे रखा है उसमें डायामीटर और साइज को इक्वल मान के उस फॉर्मूले को अप्लाई करना है और फिर रेशो कैलकुलेट करना है, मतलब फॉर्मूले को 2 बार यूज करना है। तो अगर हम स्क्वायर के लिए जाएं तो Q इज इक्वल टू 1.3 CNC प्लस गामा DF N गामा 0.4 B गामा N गामा। एंड सिमिलरली यहाँ पर केवल एक टर्म चेंज होगी, 0.4 की जगह 0.3 हो जाएगा सर्कुलर के लिए। दोनों फॉर्मूले से हमको पता है कि यहाँ कोहेजन की वैल्यू क्या है, 0। एंड डेप्थ ऑफ फुटिंग हमको नहीं मालूम दी है, या फिर क्वेश्चन में एक बार दोबारा पढ़ लेते हैं। टू फुटिंग्स, वन सर्कुलर एंड अदर स्क्वायर आर फाउंडेड ऑन द सरफेस। सरफेस पर दे रखा है, इसका मतलब डेप्थ ऑफ फुटिंग भी क्या हो गया, 0 हो गया। तो ये डेटा भी हमारे यहाँ 0 हो गया। तो बेसिकली सर्कुलर के लिए Q इज इक्वल टू 0.3 B गामा N गामा और स्क्वायर के लिए 0.4 B गामा N गामा। बाकी ऑल ओवर प्रॉपर्टीज सेम है, तो Q सर्कुलर अपॉन Q स्क्वायर इज इक्वल टू 3/4। तो आंसर हो जाएगा हमारा 3/4। ठीक है जी। अब यहाँ पर लिखा हुआ है द रेशियो ऑफ देयर अल्टीमेट बियरिंग कैपेसिटी। तो स्टार्टिंग में आपको सर्कुलर उसके बाद स्क्वायर कहा है, ऐसा इसने कुछ नहीं कहा कि सर्कुलर टू स्क्वायर कैलकुलेट करना है, स्क्वायर टू सर्कुलर कैलकुलेट करना है। तो आपको जो इनिशियली स्टेटमेंट दे रखा है उसी के अकॉर्डिंग इस पे फोकस करना है। सो 3/4। द मैक्सिमम ड्राई डेंसिटी एंड ऑप्टिमम मॉइस्चर कंटेंट ऑफ ए सॉइल इज गिवन बाय 1.65 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब एंड द 20.5% respectively. What is the percentage of air content of the soil at OMC? ऑप्टिमम मॉइस्चर कंटेंट पर आपसे परसेंटेज एयर कंटेंट पूछा है, तो पहले हमको परसेंटेज वाटर कंटेंट भी तो कैलकुलेट करना पड़ेगा, उसके बाद में ही हम बता पाएंगे कि कितना एयर यहाँ पर है। इसके अलावा द स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ पार्टिकल्स इज गिवन बाय 2.65। तो सिंपल सी बात है, ड्राई डेंसिटी इज इक्वल टू G गामा W अपॉन 1 प्लस E। सो व्हाट इज द वॉइड रेशो? इस फॉर्मूले में सब कुछ दे रखा है, बस वॉइड रेशो गिवन नहीं है, तो यहां से आपका वॉइड रेशो आ जाएगा E इज इक्वल टू 0.606। ये आपका इस फॉर्मूले से क्या आया है, वॉइड रेशो। नाउ आपको पता है यहां पर सिंपली के वाटर कंटेंट दे रखा है, OMC पर वाटर कंटेंट दे रखा है 20.5, तो S इज इक्वल टू WG अपॉन E या SE S इंटू E इज इक्वल टू W इंटू G। ये फॉर्मूला लगाएंगे, इसमें हमको सिंपली क्या दे रखा है, नाउ सो डिग्री ऑफ सैचुरेशन कितना आ रहा है अपना, डिग्री ऑफ सैचुरेशन आ रहा है 89.6%, बिकॉज वाटर कंटेंट दे रखा है 20.5, स्पेसिफिक ग्रेविटी दे रखा है और E कैलकुलेट हमने कर लिया है। सो दिस इज द डिग्री ऑफ सैचुरेशन। अब सिंपली बात है कि 100 में से अगर हम डिग्री ऑफ सैचुरेशन को माइनस करेंगे तो हमको मिलेगा यहाँ पर परसेंटेज एयर कंटेंट। तो 89.6 को अगर आप 100 में से माइनस करोगे तो 10.4% होगा। तो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा बेसिकली 10.4, ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है 56। द कोफिशिएंट ऑफ ग्रेडेशन एंड द कोफिशिएंट ऑफ यूनिफॉर्मिटी ऑफ ए गिवन सॉइल सैंपल इज 1 and 4. The ratio of effective size to the diameter through which the 30% particle mass is passed. मतलब आपसे पूछा है D10 upon D30, 30% particle mass is passed। और आपको दे रखा है coefficient of gradation and coefficient of uniformity। CC दे रखा है आपको 1 और CU दे रखा है आपको 4। ठीक है, और इनसे आपको ये रेशो कैलकुलेट करना है। तो आपको भी पता है CC इज इक्वल टू D30 स्क्वायर अपॉन D10 इंटू D60, और ये होता है आपका CU D60 अपॉन D10। ठीक है जी। तो बेसिकली आपको ये दोनों फार्मूले को अरेंज करना है मैकेनिकली। तो देखो, टू फाइंड
d60 अपॉन d10 4 है, तो d60 कितना हो जाएगा 4d10। और इस फॉर्मूले में क्योंकि अननोन हमको कैलकुलेट करना है d10 अपॉन d60 सॉरी d10 अपॉन d30, लेकिन यहाँ पर एक एडिशनल वैल्यू आ रही है, इसको हम यहाँ से प्लेस कर देंगे तो ये आपका हो जाएगा d30 स्क्वायर अपॉन, यहाँ जब प्लेस करेंगे तो 4d10 इंटू d10, तो ये भी स्क्वायर हो गया और ये वैल्यू हो गई आपकी 1। तो स्क्वायर आपका आ ही जाएगा d30 अपॉन d10 इज इक्वल टू 2। तो उल्टा करेंगे, आपसे पूछा, लेकिन ये है ध्यान रखना है, ये छोटी छोटी मिस्टेक्स ये होती हैं पेपर में। आपसे पूछा है d10 अपॉन d30, तो आपका आंसर हो जाएगा 0.5। और ये दोनों ही ऑप्शंस आपके सामने होंगे। देखो यहाँ 2 भी है और 0.5 भी है, इसलिए करेक्ट आंसर हो जाएगा 0.5। ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ए सैचुरेटेड सॉइल सैंपल soil has compression index Cc 0.28, the void ratio at a stress 12 kilonewton per meter square is 2.05 and the permeability is 35 into 10 raised to power minus 3 mm per second. What is the change in void ratio if stress is increased to 21.6 kilonewton per meter square? सबसे पहले ये देखना है कि कंप्रेशन जो इंडेक्स है Cc, इसका फॉर्मूला क्या होता है, चेंज इन वॉइड रेशियो अपॉन चेंज इन इफेक्टिव स्ट्रेस ऑन लॉग स्केल। ठीक है, आपको चेंज कितना दे रखा है ये आपसे पूछा है, तो यहाँ से जब आप कैलकुलेट करोगे, देखो वैल्यूज आपको सारी दे रखी है, सोल्यूशन भी आपको क्लियरली दे रखा है कि Cc इज इक्वल टू चेंज इन वॉइड रेशियो अपॉन चेंज इन इफेक्टिव स्ट्रेस ऑन लॉग स्केल। वैल्यूज पुट करेंगे तो कोफिशिएंट ऑफ कंप्रेशन इंडेक्स आपको दे रखा है, चेंज इन वॉइड रेशियो आपको कैलकुलेट करना है, आपसे पूछा ही है व्हाट इज द चेंज इन वॉइड रेशियो इफ स्ट्रेस यहाँ से यहाँ हो जाता है, तो वैल्यू पुट करेंगे तो कैलकुलेटिव पार्ट है इसका, और इसमें आंसर जो आ रहा है आपका दैट इज ई डेल ई इज इक्वल टू 0.0714 0.0714। ठीक है जी। तो केवल वैल्यूज को इस फॉर्मूले में पुट करना था, फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है कंप्लीटली। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन ए स्टैंडर्ड पेनिट्रेशन टेस्ट व्हाट इज द वेट ऑफ हैमर एंड ड्रॉपिंग हाइट यूज्ड एज पर IS 1231 1981। तो स्टैंडर्ड SPT स्टैंडर्ड पेनिट्रेशन टेस्ट में जो हम वेट यूज करते हैं हैमर का वो 63.5 kg और जो हाइट ऑफ फ्री फॉल है वो है 750 mm। ठीक है, 750। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका डी। बाकी इसके अलावा जो SPT से रिलेटेड एडिशनल इंफॉर्मेशन है वो यहाँ पर आपको बखूबी दिखाई गई है, आप इसमें से और जो एडिशनल इंफॉर्मेशन है उसको ऑब्टेन करें। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज द इफेक्टिव शियर स्ट्रेस स्ट्रेंथ पैरामीटर्स ऑफ सॉइल आर C dash this, phi dash this. The shear strength of a plane within the saturated soil mass at a point where the total normal stress is 30 kPa. नॉर्मल स्ट्रेस दे रखा है आपको, पोर वाटर प्रेशर दे रखा है आपको 150 एंड पोर वाटर प्रेशर 150 kPa विल बी। सो देखो इफेक्टिव स्ट्रेस इज इक्वल टू सिग्मा एन बार इज इक्वल टू सिग्मा माइनस यू। बाकी सारे पैरामीटर दे रखे हैं आपको, दे रखा है यहाँ पर 30 kPa एंड 150 kPa। एक मिनट, इफ इफेक्टिव शियर स्ट्रेस स्ट्रेंथ पैरामीटर्स ऑफ ए सॉइल C डैश दे रखा है, phi डैश दे रखा है, एंड देन strength on a plane within the saturated soil mass at a point where the total normal stress दे रखा है आपको, this one is 30 kPa and pore water pressure is 150 kPa. Actually it is not 30, it is 300 kPa. Okay, इस क्वेश्चन में थोड़ा सा करेक्शन है, 300 kPa। सो सिग्मा जो इफेक्टिव स्ट्रेस हो जाएगा वो कितना हो जाएगा 300 माइनस 150, that is 150 kilonewton per meter square. Now tau is equal to C plus sigma n tan phi। बाकी सारी वैल्यूज आपको पता है, तो यहाँ से जो शियर स्ट्रेंथ की वैल्यू आएगी वो कितनी हो जाएगी, शियर स्ट्रेस की वैल्यू
96.6 kPa। तो यहाँ से जो डेटा आपको दे रखा है, यहाँ थोड़ा करेक्शन है। तो बेसिकली इस डेटा से आपको केवल इफेक्टिव नॉर्मल स्ट्रेस कैलकुलेट करना था, और फिर उसको हमको जो शियर स्ट्रेंथ की इक्वेशन है टॉ इज इक्वल टू सी प्लस सिग्मा एन टेन फाई उसमें यूज करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एज पर IS 800 2007। तो ये क्वेश्चन आपका स्टील का है और इसको आशीष सर डील करेंगे आपके साथ में। सर Next question for steel structures. As per IS 800 2007, the partial safety factor for material in which resistance is governed by ultimate stress. अगर रेजिस्टेंस अल्टीमेट स्ट्रेस से गवर्न होगा तो 1.25, अगर रेजिस्टेंस आपका यील्डिंग से गवर्न होता है तो 1.10, अगर रेजिस्टेंस आपका बकलिंग से गवर्न होता है तो भी 1.10। तो कोडल प्रोविजन है डायरेक्टली, जो आरसीसी स्टील है उनमें कोडल प्रोविजन वाले क्वेश्चंस काफ़ी आते हैं। तो यहाँ टेबल भी बनी हुई है, आप इससे गो थ्रू हो सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट है थिकनेस ऑफ थिनेस्ट आउटसाइड प्लेट इज 10 mm, देन द मैक्सिमम पिच ऑफ रिवेट इन टेंशन विल बी। तो टेंशन में जो मैक्सिमम पिच है वो आपकी 16T और 200 में से जो मिनिमम है उसके इक्वल होगा। तो T हमारा 10 है तो 160 और 200 में से जो मिनिमम है तो 160 हमारा मिनिमम है, तो ये आपका आएगा C। नेक्स्ट इज इन अ प्लेट गर्डर द वेब प्लेट इज कनेक्टेड टू फ्लेंज प्लेट बाय फिलेट वेल्ड। प्लेट गर्डर में हम 3 प्लेट्स को मिला करके एक आई सेक्शन बनाते हैं। तो जो आपकी वेब प्लेट फ्लेंज प्लेट से कनेक्टेड है तो द साइज, और उनको जोड़ा कैसे गया, फिलेट वेल्ड के थ्रू। द साइज ऑफ फिलेट वेल्ड इज डिजाइन टू सेफली रेजिस्ट। तो जो फिलेट वेल्ड की साइज को किसके लिए डिजाइन किया जाता है, हमें याद होना चाहिए कि जो फिलेट वेल्ड है वो शियर के लिए डिजाइन होती है। तो वो लोकेशन जहां पर फ्लेंज प्लेट वेब प्लेट से कनेक्ट होगी वहां पर जो शियर है उसके लिए हम इसको डिजाइन करेंगे। और वो जो शियर होती है वो हमारी हॉरिजॉन्टल शियर होती है। तो हॉरिजॉन्टल शियर फोर्स बिटवीन दी फ्लेंज एंड वेब प्लेट, ये हमारा करेक्ट आंसर होगा। तो सी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट है। नेक्स्ट है 63, इन अ ग्रिलेज फुटिंग में द मैक्सिमम शियर फोर्स अकर्स एट। जो मैक्सिमम शियर फोर्स है वो कहां पर होगा, तो इसके लिए एक डायग्राम बना हुआ है यहाँ पर। ये आपका शियर स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन का डायग्राम है। इसको आप यहाँ पर, इसमें अगर आप देखोगे तो जो शियर फोर्स डायग्राम है, शियर फोर्स की जो मैक्सिमम वैल्यू आपकी आ रही है वो आएगी एट दी एज ऑफ प्लेट। जहां पर आपका प्लेट का एज है वहां पर आपकी शियर स्ट्रेस क्या होगी, मैक्सिमम। तो अब यहां पर ऑप्शन देखते हैं हम। एज ऑफ ग्रिलेज बीम नहीं होगा, एज ऑफ प्लेट पर है। सेंटर ऑफ बेस प्लेट नहीं, सेंटर ऑफ बेस प्लेट पर तो 0 है। सेंटर ऑफ ग्रिलेज बीम ये भी नहीं होगा। तो डी ऑप्शन यहां पर करेक्ट है कि कहां पर होगा हमारा, एज ऑफ बेस प्लेट पर। ये आपका एज ऑफ बेस प्लेट पर आपके शियर फोर्स की वैल्यू मैक्सिमम होगी। मिड ऑफ बेस प्लेट पर तो शियर फोर्स की वैल्यू भी आपकी क्या है, 0। नेक्स्ट है स्प्लाइस कवर्स एंड इट्स कनेक्शन। स्प्लाइसिंग ये होगी कि जब हमारी जो लेंथ हमें रिक्वायर्ड है उतनी लेंथ हमारे पास नहीं है तो हम क्या करेंगे, 2 सेम सेक्शन को मिला करके टोटल लेंथ, हम जितनी लेंथ हमारी मेंबर की रिक्वायर्ड है उतनी लेंथ बनाएंगे। तो वो लोकेशन जहां पर हमने ऐसा किया है उसको हम स्प्लाइसिंग बोलते हैं। तो स्प्लाइस कवर्स एंड इट्स कनेक्शन इन टेंशन मेंबर शुड बी डिजाइन। वो किस तरीके से डिजाइन होंगे, तो देखिए स्प्लाइसिंग जब हम करेंगे तो वो हमारा एक मेंबर ही है, उसकी हम लेंथ बढ़ा रहे हैं। तो जहां पर आपने स्प्लाइसिंग की है वहां पर कनेक्शन करने के कारण कुछ एरिया रिड्यूस होता है। तो जो ज़्यादा से ज़्यादा एरिया रिडक्शन है वो कितना होगा कि वो जो होल का मतलब जो ज़्यादा से ज़्यादा स्ट्रेंथ पे रिडक्शन है वो इतना ही होना चाहिए जितना होल की वजह से रिडक्शन हो रहा है। और वो जो एरिया वहाँ कंसीडर हम करेंगे वो नेट एरिया कंसीडर करेंगे। तो यहाँ अगर आप ऑप्शन देखोगे तो टू डेवलप नेट टेंसाइल स्ट्रेंथ ऑफ मेन मेंबर। जो मेन मेंबर को जब आपने उसकी लेंथ बढ़ाने के लिए जो कनेक्शन अरेंजमेंट किया उसकी वजह से जो स्ट्रेंथ कम हुई है, और वो क्यों हुई है, क्योंकि वहां पर एरिया जो हम ग्रोस कंसीडर कर रहे थे उसकी जगह नेट कंसीडर करेंगे तो उसके बराबर हमारी इसकी स्ट्रेंथ होनी चाहिए। तो ए ऑप्शन यहाँ पर हमारा करेक्ट है। यहाँ पर अब लिखा हुआ है कि स्प्लाइसिंग क्या है, तो वो आप इसको भी रीड कर सकते हो। तो पेपर इस तरीके से बना हुआ है और उसके सॉल्यूशन ऐसे हैं कि आप उसको सॉल्यूशंस को पढ़ोगे तो साथ के साथ आपके जो कॉन्सेप्ट उस क्वेश्चन में उसके अलावा कोई दूसरा कॉन्सेप्ट भी आपका क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट है व्हेन प्लेट्स आर एक्सपोज्ड टू वेदर। जब प्लेट्स को वेदर को एक्सपोज कर दिया, टेकिंग रिवेट, जो टेक रिवेट आर प्रोवाइड जो किए जाते हैं एट ए पिच लाइन नॉट एक्सीड। जो पिच है की टेक रिवेट की जो पिच किससे ज्यादा नहीं होगी। तो जब एक्सपोज टू द वेदर होता है तो 16T और 200 में से जो मिनिमम है उससे ज्यादा हमारी पिच
नहीं होनी चाहिए। टेक रिवेट क्या होंगे? दो डिफरेंट सेक्शंस को एक सिंगल यूनिट की तरह वर्क करने के लिए जो रिस्पॉन्सिबल कनेक्शन अरेंजमेंट होता है वो हमारे टेक रिवेट्स होते हैं। ये किसी लोड के लिए डिजाइन नहीं किए जाते हैं, ये तो इसलिए होंगे कि जब ये दो एंगल सेक्शन को मिला के मैंने जो टी बनाया है, ये हमेशा ही इनका बिहेवियर कैसा रहे? टी सेक्शन की तरह। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 66 क्वेश्चन आरसीसी से। द फ्लेक्सुरल टेंसाइल स्ट्रेंथ of M25 ग्रेड ऑफ कंक्रीट M25 एज पर IS 456। तो जो फ्लेक्सुरल टेंसाइल स्ट्रेंथ है वो हमारी मॉड्यूलस ऑफ रप्चर के नाम से जानी जाती है एज पर IS कोड, और उसका एक एम्पेरिकल रिलेशन है जो कि डिपेंड करता है आपकी ग्रेड ऑफ कंक्रीट पर। ग्रेड ऑफ कंक्रीट में जो 25 होता है हमारी कैरेक्टरिस्टिक कंप्रेसिव स्ट्रेंथ होगी, तो इसकी वैल्यू होगी 0.7 √FC के, और जब आप इसको सिंप्लीफाई करोगे तो 3.5 न्यूटन पर mm² इसकी वैल्यू आएगी। 67 क्वेश्चन है, द अजम्पशन दैट प्लेन सेक्शन नॉर्मल बिफोर बेंडिंग रिमेन्स नॉर्मल आफ्टर बेंडिंग। जो प्लेन सेक्शंस है वो आपके बेंडिंग से पहले और बेंडिंग के बाद में भी कैसे रहेंगे? प्लेन रहेंगे। तो ये अजम्पशन बोथ WSM एंड LSM दोनों थ्योरी पर वैलिड है, क्योंकि इससे फिर हम जो स्ट्रेन का वेरिएशन है वो हम लीनियर लेते हैं। लीनियर का मतलब न्यूट्रल एक्सिस हम जितना दूर जाएंगे स्ट्रेन हमारी लीनियरली वेरी करेगी। तो ये दोनों के लिए वैलिड है इन बोथ वर्किंग स्ट्रेस एंड लिमिट स्टेट मेथड ऑफ डिजाइन। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 68, द मैक्सिमम स्पेसिंग ऑफ shear reinforcement measured along the axis of member shall not exceed for vertical stirrup and inclined stirrups। दो तरीके से हम shear stirrup प्रोवाइड कर सकते हैं, वर्टिकल भी प्रोवाइड कर सकते हैं और इंक्लाइंड भी। तो जब हम वर्टिकल प्रोवाइड करते हैं तब हम लेते हैं 0.75 टाइम ऑफ डी, और जब हम इंक्लाइंड प्रोवाइड करेंगे तब हम लेंगे स्पेसिंग उनकी डी के इक्वल। तो यहाँ पर बी ऑप्शन आपका करेक्ट है। कोडल प्रोविजन कौन सा है, क्लोज कौन सा है, वो भी यहाँ पर दिया हुआ है, आप इसको रीड कर सकते हो। तो जैसे क्लोज नंबर 26.5.1.5, द मैक्सिमम स्पेसिंग ऑफ shear reinforcement measured along the axis of member shall not exceed 0.75 d for vertical stirrups and d for inclined stirrup where d is the effective depth, and in no case shall be spacing exceed 300 mm। फिर किसी भी कंडीशन में 300 mm से तो ज़्यादा होनी ही नहीं चाहिए। तो इस तरीके से कोडल प्रोविजन वाले ही क्वेश्चन आपके जनरली बनेंगे। नेक्स्ट है 69, इन फ्लेट स्लैब मिनिमम थिकनेस ऑफ स्लैब शुड नॉट बी लेस देन। जो मिनिमम थिकनेस ऑफ स्लैब है वो 125 mm से कम नहीं होनी चाहिए। डायरेक्ट कोडल प्रोविजन है, तो जो भी आपकी थिकनेस होगी जो स्लैब की इन केस ऑफ फ्लेट स्लैब वो 125 mm से कम हमें नहीं लेनी है। तो इसका भी कोडल प्रोविजन है। नेक्स्ट है 70th क्वेश्चन, व्हाट विल बी द मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट ऑन ए स्क्वायर फुटिंग ऑफ साइड बी corresponding to a net upward pressure P if a square column of A is founded on the square footing। हमने एक स्क्वायर कॉलम है वो स्क्वायर फुटिंग के ऊपर रख दिया, मतलब एक स्क्वायर कॉलम के लिए एक स्क्वायर फुटिंग बनाई है। अब आपसे पूछा है कि जो मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट है उसकी वैल्यू क्या होगी। तो जो मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट होता है उसके लिए जो क्रिटिकल सेक्शन होता है वो होता है फेस ऑफ द कॉलम। तो आपको सिंपली उस फेस ऑफ द कॉलम पर बेंडिंग मोमेंट की वैल्यू निकालनी है। अब वो किस पे डिपेंड करेगी कि वो जो अपवर्ड प्रेशर सोइल लगा रही है वो पी लगा रही है, ठीक है। तो अगर मैं इस डायग्राम के साथ में इसका सेक्शन भी ड्रॉ करूंगा तो ये यहां से मेरा सब जगह पी लग रहा है और जो मेरा कॉलम है वो यहां पर है। तो ये जो लोकेशन है ये लोकेशन मेरी हो जाएगी क्रिटिकल सेक्शन। तो सिर्फ हमें यहाँ पर एज ए कैंटिलीवर, ये फ्री एंड हो गया, ये फिक्स्ड एंड हो गया, वहां पर बेंडिंग मोमेंट की वैल्यू निकालनी। तो जब आप सोल्व करोगे तो सिंपल वे में यहां तक वैल्यू आती है मेरी b/2, और उसमें से मैं अगर a/2 माइनस कर दूंगा तो b - a/2 तो मेरी डिस्टेंस है, और WL²/8 जब आप लगाओगे, सॉरी WL² जब आपका कैंटिलीवर है, ये कैंटिलीवर है और इस पे UDL है, तो जो मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट आता है वो आता है WL²/2। तो L की वैल्यू हमें क्या रखना है, b - a/2, और जब वो सिंप्लीफाई होगा तो डायरेक्टली आपके पास वैल्यू आ जाएगी p × b a²/8। तो यहाँ पर जो आपका करेक्ट ऑप्शन है वो होगा ए ऑप्शन। अब थोड़ा सा घुमाने के लिए सी ऑप्शन है और बी, वो सारे एक जैसे दिखते मिलते जुलते से ऑप्शन है, तो ये थोड़ा सा मिस्टेक होने के चांसेस रहते हैं यहाँ पर, तो उसी को आपको अवॉइड करना है, भले ही आपको कॉन्सेप्ट पूरा पता हो। नेक्स्ट है 71, इफ टाउ वी इज द नॉर्मल शेयर स्ट्रेस, टाउ वी इज दी सॉरी नॉमिनल शेयर स्ट्रेस की वैल्यू टाउ वी है, टाउ सी आपकी डिजाइन शेयर स्ट्रेंथ होती है, डिजाइन शेयर स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट, टाउ सी मैक्स होती है आपकी परमिसिबल शेयर स्ट्रेस इन कंक्रीट, कंक्रीट में हम जितनी शेयर स्ट्रेस मैक्सिमम परमिसिबल करते हैं।
विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। अब इनके रिलेशन से रिलेटेड कुछ स्टेटमेंट्स है कि कौन सा हमारा यहाँ पर करेक्ट है। तो इफ टाउ वी इज ग्रेटर देन टाउ सी मैक्स, तो सेक्शन इज टू बी डिजाइन फॉर शेयर, ये इनकरेक्ट है। अगर ये इससे ज्यादा हो जाती है टाउ वी की वैल्यू तो हम रीडिजाइन करते हैं। इस टाउ वी इज ग्रेटर देन टाउ सी मैक्स मिनिमम शेयर रीइंफोर्समेंट इज प्रोवाइडेड, तो ये भी आपका करेक्ट नहीं है। इफ टाउ वी इज लेस देन टाउ सी, तो उस केस में हम जरूर मिनिमम शेयर रीइंफोर्समेंट प्रोवाइड करेंगे। और इफ टाउ वी इज ग्रेटर देन टाउ सी, तो उस केस में तो हम एक्चुअल शेयर रीइंफोर्समेंट प्रोवाइड करने वाले हैं। तो जब टाउ वी की वैल्यू टाउ सी से कम होगी तो उस केस में हम मिनिमम शेयर रीइंफोर्समेंट प्रोवाइड करेंगे। और इसमें एक कंडीशन और होती है कि जब टाउ वी की वैल्यू टाउ सी बाई 2 से भी कम हो जाती है तो उस केस में हम कोई रीइंफोर्समेंट प्रोवाइड नहीं करते। तो यहाँ पर जो आपका सी ऑप्शन है वो आपका करेक्ट है। जो जो कंडीशन हमने यहाँ डिस्कस की वो सारी यहाँ पर एग्जैक्ट वे में लिखी हुई है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 72। बाय ओवर रेनफोर्स्ड बीम द मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस कैन बी इंक्रीज नॉट मोर देन। जब आपका सेक्शन इस तरीके से हो जाए कि जब फेलियर वाली बात आए तो कंक्रीट का फेलियर पहले हो और स्टील आपका फेल ना हो, तो उस केस में हम कितना ज़्यादा स्टील मैक्सिमम से मैक्सिमम प्रोवाइड कर सकते हैं मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस को बढ़ाने के लिए। तो हम 25% तक का मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस बढ़ाते हैं। अगर उससे ज़्यादा सिचुएशन आती है तो हम फिर डबली रीइंफोर्स्ड बीम प्रोवाइड करते हैं। और जनरली हम ये चाहते हैं कि किसी भी कंडीशन में ओवर रीइंफोर्स्ड बीम प्रोवाइड करना ना पड़े। ठीक है, तो यहाँ पर जो डी ऑप्शन है वो आपका करेक्ट है कि हम 25% तक तो मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस बढ़ा देंगे, लेकिन उससे ज्यादा की जब सिचुएशन आएगी तो हम उसको डबली रीइंफोर्स्ड बीम की तरह डिजाइन करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 73। अकॉर्डिंग टू IS 456-2000 अंडर लिमिट स्टेट ऑफ कोलैप्स द मैक्सिमम कंप्रेसिव स्ट्रेन इन कंक्रीट इन एक्सियल कंप्रेशन। अब देखो दो तरह का है, बेंडिंग कंप्रेशन के कारण अलग वैल्यू है और एक्सियल कंप्रेशन के कारण अलग है। बेंडिंग कंप्रेशन के कारण वैल्यू है 0.0035 और एक्सियल कंप्रेशन के कारण वैल्यू है 0.002। तो ए ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट होगा। ये आपके जो कंप्रेसिव, जब आप कॉलम डिजाइन पढ़ोगे, कंप्रेशन मेंबर डिजाइन पढ़ोगे आरसीसी में, तो उसमें अजम्पशंस आते हैं। तो उन अजम्पशन से रिलेटेड क्वेश्चन है और जो भी अजम्पशंस आपके बीम डिजाइन से रिलेटेड है या इससे रिलेटेड है, ये सारे आपसे पूछे जाते हैं, काफी इंपॉर्टेंट होते हैं। तो देखो इन दोनों सब्जेक्ट्स में आपके जो मैक्सिमम क्वेश्चंस बने हैं वो बने हैं कोडल प्रोविजन से। तो कोडल प्रोविजंस का इतना ज्यादा रोल रहता है, तो आपको कोडल प्रोविजन आपके बिल्कुल सही होने चाहिए, क्लियर होने चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर सर्वे से रिलेटेड है, तो फिर मैं सर को इन्वाइट करना चाहूंगा। चलिए 74 नंबर क्वेश्चन सर्वे से रिलेटेड है। इफ द लेंथ ऑफ ए चेन लाइन अलोंग ए स्लोप अल्फा इज L, the required slope correction. So what is the slope correction? Slope correction is equal to C slope. साइन का अगर मैं बात करूं ना करूं तो यहां पर हो जाएगा L cos अल्फा माइनस 1, दिस वन। ठीक है जी। अब जो फॉर्मूले आपको दे रखे हैं वो स्क्वायर की फॉर्म में दे रखे हैं, तो आप cos अल्फा को यहां लिख सकते हो 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर अल्फा बाय 2। बस यहाँ पर ये प्लेस करना है और उसके बाद में आप फॉर्मूले को इंटरचेंज कर सकते हो, साइन स्क्वायर अल्फा बाई 2। सो अगर हम यहाँ पर कॉस अल्फा की जगह क्या पुट करें, कॉस अल्फा की जगह दिस वैल्यू पुट करें तो यहाँ हो जाएगा, मैं डायरेक्टली यहाँ सॉल्व कर रहा हूँ इसको, -1 इंटू L। तो ये -1 से कैंसिल आउट और ये हो जाएगा 2L साइन स्क्वायर अल्फा बाई 2 माइनस। तो ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है 75। देखो इस क्वेश्चन में ज्यादा कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है। इफ 4 बियरिंग ऑफ ए लाइन इज साउथ ईस्ट, 4 बियरिंग किधर किस क्वाड्रेंट में है, साउथ ईस्ट क्वाड्रेंट में है। ये 4 बियरिंग है साउथ ईस्ट में, सॉरी 4 बियरिंग है इसकी साउथ ईस्ट क्वाड्रेंट में, नॉर्थ ईस्ट साउथ और वेस्ट। तो 4 बियरिंग हो गई साउथ ईस्ट में। तो इसकी बैक बियरिंग कहाँ होगी, बस ये पूछा है आपसे। तो बैक बियरिंग, क्योंकि क्वाड्रेंट्स जो हैं वो लगभग सबके अलग हैं, तो ऑब्वियसली बात है जो बैक बियरिंग जाएगी वो ये बैक बियरिंग है और ये है नॉर्थ वेस्ट क्वाड्रेंट में। और नॉर्थ वेस्ट क्वाड्रेंट के लिए केवल आपके पास एक ही ऑप्शन है डी। बाकी आप इसको मैथमेटिकली सॉल्व कर सकते हैं, उसमें कोई इश्यू नहीं है। Horizontal distance between any two consecutive contours is called as horizontal equivalent. उसको हम बोलते हैं horizontal equivalent। डायरेक्ट डेफिनेशन बेस्ड क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा कुछ डिटेल पूछा नहीं है।
Determine the number of divisions required on vernier scale if it is combined with the main scale of least count 0.05 mm. The least count of the combination required is 0.05 mm for the direct vernier. तो least count is equal to S by n, और S दे रखा है आपको 0.5, तो बस डायरेक्ट n की वैल्यू कैलकुलेट करनी है. दिस इज 10. S की वैल्यू आपको दे रखी कितनी 0.5 और लीस्ट काउंट कितना है आपका 0.05. n की वैल्यू आएगी यहाँ से 10. बहुत ही सिंपल क्वेश्चन. कंपनसेटिंग एरर्स इन चेनिंग आर प्रोपोर्शनल टू द लेंथ ऑफ लाइन आर प्रोपोर्शनल टू अंडर रूट द लेंथ ऑफ लाइन. तो ऑप्शन ए तो यहाँ गलत है, बाकी और ऑप्शंस क्या कह रहे हैं, प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ लेंथ ऑफ लाइन. सो ऑप्शन बी इज करेक्ट. गॉट इट. तो डायरेक्ट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंपनसेटिंग एरर से पूछा है क्वेश्चन. नाउ कैलकुलेट द मैग्नेटिक डिक्लिनेशन इफ मैग्नेटिक बियरिंग ऑफ ए लाइन इज नॉर्थ 81 ईस्ट, ट्रू बियरिंग ऑफ लाइन नॉर्थ 77 ईस्ट. तो मैग्नेटिक बियरिंग दे रखा है, अगर मैं इनको होल सर्कल बियरिंग में भी कन्वर्ट करूं तो फर्स्ट क्वाड्रेंट है, इसलिए डायरेक्टली होल सर्कल बियरिंग यही हो जाएंगी वैल्यू जो दे रखी है आपको. और यहाँ पर ट्रू बियरिंग इज इक्वल टू मैग्नेटिक बियरिंग प्लस मैग्नेटिक डिक्लिनेशन. तो ट्रू बियरिंग है 77 और ये हो जाएगा 81. सो मैग्नेटिक डिक्लिनेशन आएगा आपका 4 डिग्री माइनस में जब आप इसको ट्रांसफर करेंगे, और -4 डिग्री का मतलब होता है वेस्ट. तो -4 डिग्री वेस्ट गलत हो जाएगा, +4 डिग्री ईस्टवर्ड ये भी गलत हो जाएगा, +4 डिग्री साउथवर्ड ये भी गलत है, और ईस्टवर्ड भी गलत है. बेसिकली यहाँ पर माइनस साइन नहीं आना चाहिए. अगर माइनस साइन लगा रहे हैं तो फिर वेस्टवर्ड नहीं लिखना है. तो ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा. बाकी आप इसमें से आंसर कर सकते हैं. ऑप्शन सी इज करेक्ट. नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट. क्वेश्चन नंबर दिस इज 79. 80 नंबर क्वेश्चन इज which of the following statement is correct when the theodolite is properly adjusted. स्टेटमेंट इज करेक्ट, और ये कहा है कि जब थियोडोलाइट प्रॉपरली एडजस्टेड है तो जो इसके फंडामेंटल लाइन से उनके बीच की रिलेशनशिप जो है वो प्रॉपरली ठीक होनी चाहिए. हॉरिजॉन्टल लाइन पासेस थ्रू द सेंटर ऑफ हॉरिजॉन्टल सर्कल, गलत. वर्टिकल लाइन पास होगी वहां से. टेंजेंट टू द प्लेट बबल must be perpendicular to horizontal axis. Tangent to the plate bubble must be perpendicular to horizontal axis. ये कहाँ है, प्लेट बबल पे. लोअर प्लेट की बात की जा रही है, लोअर पार्ट की बात की जा रही है, तो उस पे जो टेंजेंट है वो हॉरिजॉन्टल एक्सिस के साथ कोई रिलेशन रखता ही नहीं है. तो बेसिकली ये ऑप्शन भी हमारा गलत हो गया. टेंजेंट टू प्लेट लेवल बबल मस्ट बी परपेंडिकुलर टू वर्टिकल सर्कल, बिल्कुल. तो जो प्रॉपरली एडजस्टेड है तो प्लेट लेवल जो होते हैं उसके जो बबल के टेंजेंट, उसके बबल के सेंटर पे जो टेंजेंट ड्रॉ करेंगे वो वर्टिकल एक्सिस के परपेंडिकुलर होना चाहिए. एंड फोर्थ ऑप्शन इज वर्टिकल लाइन पासेस थ्रू द सेंटर ऑफ वर्टिकल सर्कल. तो ये ऑप्शन भी गलत है, इसलिए हमारा आंसर सी करेक्ट हो जाएगा कि टेंजेंट ऑफ प्लेट बबल मस्ट बी परपेंडिकुलर टू द वर्टिकल एक्सिस. Now, the following measurement were made during testing a labeling instrument. P1 is close to P and Q1 is close to Q. If the reduced level of station P is 100 meter, the reduced level of Q is. तो ये रेसिप्रोकल लेवलिंग का क्वेश्चन है, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है. एंड सिंपल आपको यहाँ पर क्या दे रखा है, रीडिंग एट P एंड Q व्हेन द इंस्ट्रूमेंट एज Q. ठीक है, आपको रेसिप्रोकल लेवलिंग का यहाँ फॉर्मूला यूज करना है. दिस इज एच पी एंड दिस इज एच क्यू. रीडिंग का नाम लिख रहा हूँ मैं. एंड दिस इज एच पी डैश और ये एच क्यू डैश. सो 2.7 एच पी माइनस एच क्यू प्लस एच पी डैश माइनस एच क्यू डैश बाय 2. तो 2.8 माइनस 1.7 प्लस 2.7 माइनस 1.8 बाय 2 दैट इज 1. तो डिफरेंस ऑफ लेवल कितना हो गया हमारा 1. अब आपको यहाँ पर एक बात समझनी है कि पॉइंट P और पॉइंट Q आपस में किस तरह से इनका सेटअप हो रखा है. तो पॉइंट P पर स्टाफ रीडिंग आ रही है 2.7 2.8
और पॉइंट Q पर रीडिंग है 1.7, तो इसका मतलब पॉइंट P इज लोअर देन द Q। तो सिंपली बात है, P का आपको 100 दे रखा है, तो Q का कितना हो जाएगा -199। हाँ नहीं, ऊपर है +1, तो 101। पॉइंट P पर रीडिंग ज़्यादा है, इसका मतलब है कि स्टाफ ज़्यादा सिंक किया हुआ है। पॉइंट Q पर रीडिंग कम है, तो हम कह सकते हैं कि स्टाफ रिलेटिवली ऊपर है, तो यहाँ पर पॉइंट Q जो है पॉइंट P से ऊपर है। गॉट इट? तो इसलिए RL आ जाएगा 101। फॉर प्रॉपर स्लो मिक्सिंग, बेसिकली क्वेश्चन इन्वायरमेंट का है। प्रॉपर स्लो मिक्सिंग इन द फ्लोकुलेटर ऑफ ए वाटर ट्रीटमेंट प्लांट, द टेम्पोरल मीन वेलोसिटी ग्रेडियंट G नीड्स टू बी ऑफ द ऑर्डर। देखो, कोगुलेशन टैंक में G की वैल्यू हाई रखी जाती है डीस्टेबलाइजेशन के लिए, लेकिन जो फ्लोकुलेशन टैंक है उसमें G की वैल्यू मीन टेम्पोरल वेलोसिटी ग्रेडियंट को हम कम रखते हैं, जिससे जो डीस्टेबलाइज्ड पार्टिकल हैं वो एग्लोमरेट हो सके और एक डेंस लार्ज फ्लॉक बना सके, और उसके लिए G की जो वैल्यू है वो 20 to 80 पर सेकेंड हो सकती है, इसलिए ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा यहाँ पर। अल्टीमेट BOD वैल्यू ऑफ वेस्ट वाटर, अल्टीमेट BOD जो है वो उसके लिए कुछ रिगार्डिंग स्टेटमेंट्स हैं। डबल विथ एवरी 10 डिग्री सेल्सियस राइज इन टेम्परेचर, इंक्रीज विथ टेम्परेचर, डिक्रीज विथ टेम्परेचर, रिमेन्स एट द ऑल टेम्परेचर्स। देखो, अल्टीमेट BOD का मतलब होता है कि जितना भी बायोडिग्रेडेबल ऑर्गेनिक मैटर है उसको ऑक्सीडाइज करने के लिए फाइनल अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन कितना लगेगा, और वो टेम्परेचर पे डिपेंड नहीं करता है। बेसिकली टेम्परेचर से रेट ऑफ रिएक्शन चेंज हो सकती है, लेकिन जो रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन है वो चाहे 37 डिग्री सेल्सियस की बात कर लीजिए या 20 डिग्री सेल्सियस की बात कर लीजिए, ओवरऑल मैटर को ऑक्सीडाइज करने में उतना ही अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन लगने वाला है, इसलिए अल्टीमेट BOD चेंज नहीं होती है, और ऑप्शन डी यहां पर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 84। Study the given statement with respect to soak pits and choose the correct options. Soak pits are preferable at locations where the water table is high. देखिए, सोक पिट्स कभी भी ऐसी जगहों पर नहीं लगाया जाता जहां पर वाटर टेबल हाई हो। कंपेयर किया जाए तो सोक पिट्स वहां प्रेफर किया जाता है वहां जहां पर वाटर टेबल लो होता हो। तो ऑप्शन ए तो हमारा स्टेटमेंट ए तो गलत हो गया। फर्स्ट, सोक पिट्स आर प्रेफरेबल एट लोकेशन वेयर सॉइल इज पोरस। बिल्कुल, सोक पिट्स के लिए सॉइल पोरस होनी चाहिए, जिससे कि जो सीवेज एफ्लुएंट है वो क्या कर सके, जो सेप्टिक टैंक से जो एफ्लुएंट है वो ज़्यादा डेप्थ तक परकुलेट कर सके। इसलिए यहाँ स्टेटमेंट 2 जो है वो करेक्ट हो जाएगा। तो स्टेटमेंट 1 इज रॉन्ग एंड 2 इज करेक्ट, तो ऑप्शन बी इज करेक्ट हो जाएगा। स्टेटमेंट 1 इज फॉल्स एंड स्टेटमेंट 2 इज ट्रू। Calculate the population by the end of 2021 by the arithmetic increase method, और आपको ये वैल्यूज दे रखी हैं, 21 की आपसे पूछी है। तो फर्स्ट इंक्रीमेंट हो जाएगा आपका यहाँ पर 9000 का। इसके बाद में अगर हम देखें तो यहाँ इंक्रीमेंट हो जाएगा 7000, और इसके बाद ये है आपका 12000। तो ओवरऑल 9000, 7000 एंड 12000। सो एवरेज, अर्थमेटिक एवरेज ऑफ पॉपुलेशन इंक्रीज एक्स बार कितना आ जाएगा? अगर हम एक्स बार देखें तो हमारा आ रहा है 9333.33, और इस वैल्यू को अगर हम पुट करें Pn इज इक्वल टू P0 प्लस n इंटू एक्स बार, सो n हो जाएगा 81 से लेके और 2021, दिस इज 3, n की वैल्यू हो गई 3, 81 से लेके 21, दैट इज 21, ओके, दिस इज 4, एंड एक्स बार की वैल्यू हमने कैलकुलेट की 9333.33, वैल्यू पुट करेंगे तो ये वैल्यू आएगी आपके 1.65 के आसपास। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा। थोड़ा सा कैलकुलेटिव पार्ट है इसमें, ऑप्शन सी। What will be the fire demand for a city having population of 4 lakh by Kuchling formula is? तो पॉपुलेशन इन 1000 कितना हो गया? 400, P इज इक्वल टू 400, और कुचलिंग फॉर्मूला क्या कहता है? 3182 अंडर रूट P। और आपसे अगर इसकी यूनिट भी ध्यान से पढ़ें, लीटर पर मिनट में है या नहीं है, क्योंकि ये फॉर्मूला जो
वैल्यू देगा वो लीटर पर मिनट में देगा, तो पॉपुलेशन इन 1400 पुट करोगे तो यहाँ जो वैल्यू आएगी वो आएगी 63640, 63640. ऑप्शन सी इज करेक्ट. द alum added as coagulant in water treatment function better when the raw water is alkaline. देखो एलम तभी रिएक्ट करेगा जब वाटर एल्कलाइन होगा, तो उस केस में हम एलन यूज कर पाएंगे. तो एसिडिक विथ हाई टर्बिडिटी गलत हो जाता है, एल्कलाइन विथ हाई टर्बिडिटी, न्यूट्रल विथ लो टर्बिडिटी, एसिडिक विथ लो टर्बिडिटी, तो एल्कलाइन विथ हाई टर्बिडिटी. एलम के लिए एल्केनिटी होना जरूरी होती है, इसीलिए क्योंकि एलम जो है बाइकार्बोनेट एल्केनिटी से रिएक्ट करता है और यहाँ पर एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड की प्रेसिपिटेट बनाता है. तो बेसिकली यहाँ पर एल्केनिटी वाला जो ऑप्शन है बी वो आपका करेक्ट हो जाएगा. द ट्रैप विच इज प्रोवाइडेड टू डिस्कनेक्ट द हाउस ड्रेन फ्रॉम द स्ट्रीट सीवर. हाउस ड्रेन को स्ट्रीट सीवर से डिस्कनेक्ट यानी कि जोड़ने के लिए जो ट्रैप यूज किया जाता है वो है इंटरसेप्टिंग ट्रैप. इंटरसेप्टिंग ट्रैप, मास्टर ट्रैप, इंटरसेप्टिंग ट्रैप, इंटरसेप्टिंग मैनहोल नहीं, इंटरसेप्टिंग ट्रैप. तो ऑप्शन बी इज करेक्ट. Which of the following sewage treatment method has inherent problem of odor, ponding and fly nuisance? तो देखो odor की, fly nuisance जो कीड़े मकोड़े हैं, इस तरह के मक्खियां हैं, उनकी जो प्रॉब्लम है वो ट्रिकलिंग फिल्टर में ज़्यादा होती है और आंसर हो जाएगा आपका ट्रिकलिंग फिल्टर. ट्रिकलिंग फिल्टर के साथ में ये सारी प्रॉब्लम है पॉन्डिंग की है, क्योंकि कभी कभार इसकी पॉन्डिंग हो जाती है तो वहाँ पर फ्लाई न्यूसेंस डेवलप हो जाते हैं, फ्लाइज डेवलप हो जाती हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका एफएम से. बल्क मॉड्यूलस फॉर आइडियल फ्लूइड्स. आइडियल फ्लूइड्स आर इनकम्प्रेसिबल, सो बीटा हो जाएगा इनके लिए 0. तो के बल्क मॉड्यूलस इज इक्वल टू 1 बाय बीटा, दिस इज इन्फिनिटी. सो ऑप्शन ए इज करेक्ट. इफ एफ इज फ्रिक्शन फैक्टर देन द चेजी कोफिशिएंट इज प्रोपोर्शनल टू. देखो फ्रिक्शन फैक्टर और चेजी कोफिशिएंट को अंडर रूट 8g बाय एफ से हम रिलेट करते हैं, इसका एक पूरा डेरिवेशन होता है. तो ये रिलेशन आपको याद भी होना चाहिए क्योंकि फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन है. सो c इज प्रोपोर्शनल टू अंडर रूट एफ. तो चेजी कोफिशिएंट इज प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन अंडर रूट एफ. डी ऑप्शन इज करेक्ट. द पावर ट्रांसमिटेड थ्रू ए वाटर कैरिंग पाइप इज मैक्सिमम. पावर ट्रांसमिटेड इज मैक्सिमम इग्नोरिंग द माइनर लॉस. कब मैक्सिमम होता है? तो बेसिकली जो एफिशिएंसी है वो हमको मिलेगी 67 के आसपास, 67.67. और हेड लॉस के बारे में बात कर रहा है ये ऑप्शन में. द हेड लॉस ड्यू टू फ्रिक्शन इज 1/3 ऑफ द टोटल हेड लॉस. बिल्कुल, जो हेड लॉस होता है वो टोटल हेड का 1/3 होता है. उस टाइम पे जो हमको पावर ट्रांसमिशन मिलता है वो मैक्सिमम मिलता है. तो ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा. बाकी आप इसका डेरिवेशन भी देख सकते हैं. पॉइंट ए पर और पॉइंट 2 पर यहाँ पर पावर अवेलेबल कितनी है, पॉइंट 2 पर हमने कैलकुलेट कर लिया क्योंकि हेड लॉस हुआ है. पॉइंट 1 पर जो पावर अवेलेबल है वो है गामा क्यू इंटू एच. और एफिशिएंसी की बात की जाए तो बेसिकली दोनों का डिफरेंस. और जब आप इसका फॉर मैक्सिमम पावर ट्रांसमिशन तो dp अपॉन dq, तो यहाँ देखोगे हेड लॉस आएगा आपका h/3. गॉट इट. नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द वेलोसिटी विद which elementary wave can travel upstream if velocity of flow is 2 meter per second. देखो velocity of flow अगर 2 मीटर पर सेकेंड है और अपस्ट्रीम में हमको वेव की वेलोसिटी कैलकुलेट करनी है तो c0 माइनस v. ठीक है, और अगर डाउन स्ट्रीम की पूछता तो c0 प्लस v. और क्या है यहाँ पर c0? c0 इज सैलरिटी. तो C0 इज सैलरिटी. C0 को बस केवल हमको यहाँ C0 कैलकुलेट करना है, अपस्ट्रीम की पूछी है इसलिए C0 माइनस V फॉर्मूला यूज करना है. तो C0 इज द सैलरिटी और इट इज इक्वल टू अंडर रूट GA/T. सेक्शन जो है रेक्टेंगुलर है, वैल्यू पुट करेंगे तो अंडर रूट GY हो जाएगा हमारा यहाँ 1. डेप्थ ऑफ फ्लो 1 है तो बेसिकली यहाँ आंसर हो जाएगा 1.132. ऑप्शन ए. ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है. नेक्स्ट है ए स्पेयर ऑफ डायमीटर 30 सेंटीमीटर इज मूविंग विद ए यूनिफॉर्म वेलोसिटी ऑफ 4 मीटर पर सेकेंड. द डायनेमिक विस्कोसिटी एंड स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ लिक्विड इज 0.8 पॉइस
एंड 0.9 रेस्पेक्टिवली। द रेनॉल्ड नंबर पूछा है, तो देखो यहाँ पर आपको डायनेमिक विस्कोसिटी दे रखी है, स्पेसिफिक ग्रेविटी दे रखी है, और एक स्फेरिकल पार्टिकल है जिसका डायमीटर दे रखा है 30 सेंटीमीटर और एक यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव कर रहा है। सो रेनॉल्ड नंबर इज इक्वल टू वी डी अपॉन म्यू। तो यहाँ पर वेलोसिटी कितनी दे रखी है आपको 4, डी दे रखा है 0.3 एंड यहाँ है न्यू, और व्हाट इज द न्यू? डायनेमिक विस्कोसिटी अपॉन गामा डब्ल्यू। तो वैल्यू पुट करेंगे, आंसर आएगा आपका 13500। देखो यहाँ जो डेटा है उससे आपको वेलोसिटी दे रखी है, डायमीटर दे रखा है, बस विस्कोसिटी पर फोकस करना है। और विस्कोसिटी क्या प्लेस कर रहे हैं हम? न्यू इज इक्वल टू, देखो यहाँ पर लिखा हुआ है न्यू इज इक्वल टू काइनेमेटिक विस्कोसिटी, एंड काइनेमेटिक विस्कोसिटी इज इक्वल टू डायनेमिक विस्कोसिटी अपॉन डेंसिटी ऑफ वाटर। डेंसिटी ऑफ वाटर के लिए आपको यहाँ दे रखा है स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ फ्लूइड। ए superlative weir used to measure the discharge in open channel flow is trapezoidal weir with side slope 1 vertical and 1/4 horizontal। बेसिकली ये होता है 4 वर्टिकल और 1 हॉरिजॉन्टल। तो थोड़ा सा इसमें आपको मिसगाइड किया है इस तरह से देके, तो स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। रेक्टेंगुलर वियर विथ शार्प एजेस गलत है। एक्चुअली सिपोलिटी जो होता है वो ट्रेपेजॉइडल है और उसका जो स्लोप होता है साइड स्लोप वो 4 वर्टिकल 1 हॉरिजॉन्टल होता है, तो उसके अकॉर्डिंग ऑप्शन ए हमारा सही जा रहा है। ठीक है, कैलकुलेट द डायमीटर ऑफ ए पाइप ऑफ 32,000 मीटर लॉन्ग इफ इट इज इक्विवेलेंट टू अनदर पाइप ऑफ 0.2 मीटर डायमीटर एंड 100,000 मीटर लॉन्ग। देखो ये इक्विवेलेंट है, हाइड्रोलिकली इक्विवेलेंट है, तो इसमें हेड लॉस जो है दोनों में बराबर होगा। तो उस केस में हम यहाँ हेड लॉस बराबर करके ये फॉर्मूला यूज करेंगे। जो हेड लॉस होता है माइनर लॉस को आपको नेग्लेक्ट कर देना है, आपको फ्रिक्शन जो मेजर लॉस है उसको कंसीडर करना है। FLV स्क्वायर अपॉन 2DG। V की फॉर्म में नहीं पुट किया है, Q की फॉर्म में पुट किया है। तो यहाँ से जो आंसर आ रहा है आपका दैट इज केवल सॉल्व करना है, तो D इज इक्वल टू 0.4 मीटर। ठीक है, if it is equivalent to another pipe of 0.2 meter diameter and 4 meter long। तो इसका डायमीटर कितना आ रहा है अपना 0.4 मीटर, जिसकी लंबाई कितनी थी 32,000 मीटर। हाइड्रोलिकली इक्विवेलेंट है तो इसका मतलब दोनों में हेड लॉस क्या होगा, बराबर होगा। नेक्स्ट है ए रेक्टेंगुलर चैनल ऑफ बेड विड्थ 2 मीटर इज टू बी लेड एट बेड स्लोप ऑफ 1 in 1000। फाइंड द हाइड्रोलिक रेडियस ऑफ कैनाल क्रॉस सेक्शन फॉर मैक्सिमम डिस्चार्ज। सो मैक्सिमम डिस्चार्ज के लिए जो आपके पास कंडीशन है R इज इक्वल टू y/2 एंड B इज इक्वल टू y इज इक्वल टू B/2। बस, तो आपसे पूछा है यहाँ पर फाइंड द हाइड्रोलिक रेडियस, R पूछा है, तो R इज इक्वल टू B/4। y की जगह आप यहाँ प्लस करोगे तो B/4। विड्थ कितनी है इसकी 2 मीटर, तो 2/4 that is 0.5 meter। A option is correct। The mechanical extra winding, हाईवे से है क्वेश्चन। The mechanical extra winding required for 10.5 meter wide pavement on horizontal curve of radius R is given by for 10.5 meter NL square upon 2R। 10.5 मीटर विड्थ है तो 10.5 मीटर विड्थ के लिए जो नंबर ऑफ लेन्स हैं वो 3 हो जाएंगे, तो इसलिए आंसर हो जाएगा आपका 3L स्क्वायर अपॉन 2R। 99 नंबर क्वेश्चन है आर दी, यहाँ पर ब्लैंक स्पेस दे रखा है और डेफिनेशन दे रखी है द शेप ऑफ इक्विलैटरल ट्राइंगल विद द अपेक्स पॉइंट अपवर्ड। कोई सिग्नल की बात कर रहा है या जिसकी शेप है इक्विलैटरल ट्राइंगल की तरह और अपेक्स है पॉइंट आउट कर रहा है ऊपर की तरफ। तो इस तरह के जो साइंस होते हैं दीज आर दी वार्निंग साइंस, दीज आर दी वार्निंग साइंस। क्लियर? बाकी जो रेगुलेटरी इंफॉर्मेटरी साइन है उनके रिगार्डिंग भी आपको इंफॉर्मेशन यहाँ पर याद रखनी है। द बैंकल बीम डिफ्लेक्शन मेथड इज यूज्ड फॉर फ्लेक्सिबल पेमेंट्स। बैंकलमैन बीम जो रिफ्लेक्शन मेथड है वो फ्लेक्सिबल पेमेंट्स ओवर फ्लेक्सिबल लेज। तो रिजिड ओवरलेज ऑन फ्लेक्सिबल रिजिड पेमेंट, ये ऑप्शन तो गलत हो गया।
फ्लेक्सिबल ओवरलेज ऑन रिजिड पेमेंट, ये भी गलत है, फ्लेक्सिबल ओवरलेज ऑन फ्लेक्सिबल पेमेंट, सो ऑप्शन सी इज करेक्ट। ट्रेवल टाइम एंड डिले स्टडी ऑन ए डिफाइंड सेक्शन ऑफ हाईवे आर कंडक्टेड बाय, मतलब डिले स्टडी जो है, स्पीड एंड डिले स्टडी, वो आपके लाइसेंस प्लेट मेथड है और इंटरव्यू, फोटोग्रामेट्री, फोटोग्राफिक टेक्निक। तो इनमें से ट्रैफिक कंटूर्स, ट्रैफिक काउंटर्स, फ्लोटिंग कार मेथड, मूविंग व्हीकल मेथड, रेडार गन मेथड, बेसिकली इनमें केवल एक ही मेथड यहाँ पर है और वो है फ्लोटिंग कार मेथड। तो ओनली 2 इज करेक्ट आंसर, ए ऑप्शन इज करेक्ट। Gradient on a highway is 1 in 20 of radius of the curve is 200 meter. After grade compensation, the grade to be provided should not be less than 4%. Calculate the grade compensation. तो grade compensation 30 plus R by R और 75 by R परसेंटेज में से जो मिनिमम आएगा वो आपका ग्रेड कंपनसेशन होगा। तो बेसिकली यहाँ पर कैलकुलेशन दे रखी है आपको 30 प्लस आर बाई आर और 75 बाई आर से। पहले तो रूलिंग ग्रेडियंट आपको देख लेना है, 100 कितना परसेंट है, 1/20 का मतलब हो जाएगा 5%। यहाँ से 1.15%, 0.0375% जो आ रहा है उसमें मिनिमम है 0.375, दोनों वैल्यूज से। और कंपनसेटेड ग्रेड पूछा है तो 5% में से इसको माइनस कर दिया जाएगा, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका दैट इज 4.62, 4.63 ऑप्शन। कैलकुलेट द ग्रेड कंपनसेशन, ओके, ग्रेड कंपनसेशन पूछा है तो 0.38%। नेक्स्ट है कैलकुलेट द थियोरेटिकल कैपेसिटी सी ऑफ द ट्रैफिक लेन विथ वन वे ट्रैफिक फ्लो फॉर द गिवन डेटा। ट्रैफिक फ्लो एट स्ट्रीम स्पीड दे रखी है 40 kmph, एवरेज सेंटर टू सेंटर स्पेसिंग ऑफ व्हीकल्स दे रखा है आपको 12.8 मीटर। सो ट्रैफिक कैपेसिटी C इज इक्वल टू 1000 इंटू BYS, ठीक है। V की वैल्यू दे रखी है, S की वैल्यू दे रखी है, आपको वैल्यूज पुट करनी है और आंसर आएगा 3125 व्हीकल्स पर आवर पर लेन, 3.25, 3125 ऑप्शन C इज करेक्ट। डक्टिलिटी ऑफ बिटुमिन, डक्टिलिटी वैल्यू ऑफ बिटुमिन इज किससे कंपेयर किया है, टार से, तो टार से कम होती है, लेस देन दैट टार। बाकी कंपैरिजन इसका क्लियरली बहुत अच्छे तरीके से दे रखा है बिटुमिन और टार का आपको कंप्लीटली, इसलिए आप इसको पढ़ें और अच्छे से जो कंपैरिजन है उसको याद रखें। नेक्स्ट है द प्रेशर एक्टिंग ऑन द स्टोन इन द स्टोन मैसनरी कंस्ट्रक्शन शुड बी, बेसिकली BMC से रिलेटेड क्वेश्चन है। सो प्रेशर एक्टिंग ऑन द स्टोन इन स्टोन मैसनरी कंस्ट्रक्शन शुड बी, फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन है और कैसे लगता है, परपेंडिकुलर टू डायरेक्शन ऑफ बैडिंग प्लेन्स, ऑप्शन डी इज करेक्ट, परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ बैडिंग प्लेन्स, बैडिंग प्लेन्स के परपेंडिकुलर लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 4 मेन ऑक्साइड्स प्रेजेंट इन ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट आर लाइम, एल्यूमिना, सिलिका, आयरन ऑक्साइड। द आइडेंटिफाई करेक्ट असेंडिंग ऑर्डर, बढ़ता हुआ क्रम, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा होता है ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट में आपका लाइम, उसके बाद सिलिका, उसके बाद एल्यूमिना, उसके बाद आयरन ऑक्साइड। तो आयरन ऑक्साइड, एल्यूमिना, सिलिका और लाइम, सी ऑप्शन इज करेक्ट। बाकी जितने भी आपके कॉन्स्टिट्यूएंट्स दे रखे हैं उनके फॉर्मूले, उनकी रेंज और उनके परसेंटेज आपको दे रखा है यहाँ पर, ठीक है जी। द कॉमनली यूज लाइम इन वाइट वॉशिंग, तो वाइट वॉशिंग में जो कॉमनली यूज लाइम है दिस इज द फैट लाइम, फैट लाइम को यूज किया जाता है। आसान से क्वेश्चंस हैं यहाँ से। द हाइट ऑफ मोल्ड यूज्ड फॉर स्लम्प टेस्ट, तो स्लम्प कोन की जो हाइट होती है वो कितनी होती है, 300 mm। डेटाबेस क्वेश्चन है, देखो छोटे छोटे क्वेश्चन भी कई बार गलत हो जाते हैं बिकॉज ऑफ द लैक ऑफ अवेयरनेस। अगर आपने ये छोटी छोटी चीजें याद नहीं रखी हैं, आपने इनकी एक हैंडबुक नहीं बना रखी है, तो कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत मिस्टेक हो सकता है और उसकी वजह से क्वेश्चन भी गलत हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए मेथड ऑफ मैकेनिकल वेंटिलेशन। मैकेनिकल वेंटिलेशन का जो मेथड है वो प्लेनिनम मेथड है, जिसमें
एयर को फोर्सफुली स्पेस में एंटर करने के लिए प्रोविजन प्रोवाइड किया जाता है, मैकेनिज्म प्रोवाइड की जाती है, और फाउल गैसेज जो होती हैं स्पेस में या रूम में उसको बाहर निकाला जाता है। वो मेथड है आपका प्लेनम मेथड। हॉलो ब्रिक्स आर जनरली यूज्ड विद द पर्पस ऑफ, हॉलो ब्रिक्स क्यों यूज करते हैं? हीट इंसुलेशन के लिए। सो रिड्यूसिंग द कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन, प्रोवाइडिंग इंसुलेशन अगेंस्ट हीट। तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। बाकी और दो ऑप्शन रखें, इंक्रीजिंग द बियरिंग एरिया एंड ऑर्नामेंटल लुक। तो यहाँ करेक्ट आंसर है हीट इंसुलेशन के लिए हम ये हॉलो ब्रिक्स प्रोवाइड करते हैं। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 111। द मोस्ट वैल्यूएबल टिम्बर मे बी ऑब्टेन्ड फ्रॉम चेर, शीशम, साल और टीक। तो मोस्ट एक्सपेंसिव जो है दिस इज टीक। टीक टिम्बर इज मोस्ट एक्सपेंसिव। बाकी इन सबका कंपैरिजन भी आपको बहुत अच्छे से दे रखा है, आप पढ़ें इनको। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ द इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी ऑफ वाटर इज इन द रेंज ऑफ 250 to 750 माइक्रोमो पर सेंटीमीटर देन इट्स क्लासिफाइड एज। तो बेसिकली ये क्वेश्चन इरिगेशन का है और इसको आशीष सर डील करेंगे। सो सर प्लीज। Next question from irrigation. If the electrical conductivity of water is in the range of 250 to 750 micromho per centimeter, then it is classified as। देखिए इसकी एक टेबल गिवन है, आपको टेबल ध्यान रखनी है, इसके अकॉर्डिंग ही आपको आंसर लगाना है। तो जैसे 0 to 250 है तो लो सेलाइन है, उसके बाद में मॉडरेट सेलाइन, फिर हाई सेलाइन एंड वेरी हाई सेलाइन। हमारा 250 से 750 रेंज है, मतलब हमारा मॉडरेट सेलाइन में यह आएगा। तो मॉडरेट सेलाइन हमारा बी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट है। तो डेटाबेस वाले क्वेश्चंस भी आ जाते हैं कई बार इस तरीके से, तो आपको एक सर्टेन टेबल्स ध्यान रखनी होंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द टाइम पीरियड दैट इलेप्स फ्रॉम द इंस्टेंट ऑफ सोविंग टू द इंस्टेंट ऑफ हार्वेस्टिंग इज कॉल्ड। अब ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग बनता है क्योंकि इसमें दो डेफिनेशंस आएंगी, एक तो बेस पीरियड और एक आती है क्रॉप पीरियड। ठीक है, तो देखो दोनों के डिफरेंस यहाँ दिए हुए हैं कि बेस पीरियड तो वो होगा कि जब आपने सबसे पहली वाटरिंग की है क्रॉप्स की सोविंग से पहले, और लास्ट वाटरिंग बिफोर हार्वेस्टिंग, वो तो हमारा बेस पीरियड है। और क्रॉप पीरियड ये होगा कि जब हमने सोविंग की है और उसके बाद में जब हम हार्वेस्ट कर चुके हैं, मतलब जब आपने फसल बोई और फसल को काट दिया, उसके बीच के टाइम को तो बोला जाएगा क्रॉप पीरियड। और आपने फसल बोने से पहले पहला वाटर दिया, वाटरिंग की, और जब फसल को काटने से पहले जो पहली वाटरिंग थी उसके बीच का जो टाइम पीरियड उसको बेस पीरियड बोलते हैं। तो यहाँ पर आपका पूछा है सोविंग से लेकर के हार्वेस्टिंग, तो हमारा जो क्रॉप पीरियड है वो आंसर यहाँ पे करेक्ट है। तो दो डेफिनेशन है, दोनों में थोड़ा सा कंफ्यूजन क्रिएट होता है, तो वो आपको एक बार क्लियर करके चलना होगा। नेक्स्ट है 114, द बॉटम पोर्शन ऑफ कंक्रीट और ए मेसनरी ग्रेविटी डैम यूजुअली स्टेप्ड इन ऑर्डर टू। जो कंक्रीट और मेसनरी डैम है उसका बॉटम पोर्शन में स्टेप्स बनाई जाती है। वो क्यों बनाई जाती है? तो वो बनाई जाती है कि जो शेयर स्ट्रेंथ होगी बेस की उसको इंक्रीज करने के लिए ये आपकी बनाई जाती है। यहाँ पर कुछ एक्सप्लेनेशन भी दिया हुआ है जो हम पढ़ सकते हैं कि द बॉटम पोर्शन ऑफ कंक्रीट और ए मेसनरी ग्रेविटी डैम इज यूजुअली स्टेप्ड एट द बेस टू इंक्रीज दी, वो तो सेम स्टेटमेंट है। इट ऑल्सो इनहेंस द बॉन्ड बिटवीन द डैम एंड द रॉक फाउंडेशन, फाउंडेशन के साथ में एज ए शेयर की ये वर्क करेगा, स्टेबिलिटी बढ़ा देगा। बाय इंश्योरिंग ए बेटर बॉन्ड बिटवीन सरफेस एंड द शेयर स्ट्रेंथ ऑफ दिस जॉइंट शुड बी इंक्रीज एज मच एज पॉसिबल। जनरली यही इशू है कि जो आपका फाउंडेशन है उससे जो शेयर वाला स्ट्रेंथ है, जो उससे शेयर वाला बॉन्ड है वो इंक्रीज हो जाता है। तो यहाँ पे बी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन 115, एन इरिगेशन चैनल कैरी 3 मीटर क्यूब पर सेकेंड, ये डिस्चार्ज है वाटर टू कल्चरेबल कमांड एरिया ऑफ, वो एरिया जिस पर हम एग्रीकल्चर कर सकते हैं, तो वो हमारा 1500 हेक्टर है विद एन इंटेंसिटी ऑफ इरिगेशन। बट हमने कितना किया है? 50% पर ही किया। इंटेंसिटी ऑफ इरिगेशन कितने एरिया पर आपने खेती की है, तो वो आपका 50% है। इफ द बेस पीरियड ऑफ क्रॉप का बेस पीरियड 140 डे है, व्हाट विल दी डेल्टा फॉर द क्रॉप, तो क्रॉप के लिए डेल्टा क्या होगा? तो इसके लिए सबसे पहले हमें ड्यूटी निकालना होगा। ठीक है, ड्यूटी होता है हमारा हेक्टर पर क्यूबिक, और हेक्टर जो है वो हमारा 1500 पर तो हम कर सकते हैं एग्रीकल्चर, लेकिन हमने किया कितने पर? 50% पर। तो पहले इसको 50% पर लाएंगे, फिर हम इसको डिस्चार्ज से डिवाइड करके हम डेल्टा पर आए, ड्यूटी पर आएंगे, और ड्यूटी डेल्टा और बेस पीरियड के बीच में एक रिलेशन है, उसके बेसिस पे फिर हम जो हमारा डेल्टा यहाँ पर पूछा उसको निकाल पाएंगे। तो देखो क्यू आपका गिवन है, कल्चरेबल कमांड एरिया 1500 हेक्टर है, इंटेंसिटी ऑफ इरिगेशन 50% है, तो आपका एरिया कितना इरिगेट हुआ वो 750 हुआ, उसको हाफ कर दिया 50% से, और ड्यूटी दी जो है
वो हेक्टा पर क्यूबिक में है, तो 750 डिवाइडेड बाई 3 तो 250 हेक्टा पर क्यूबिक। फिर ये रिलेशन है, ये इससे काफ़ी क्वेश्चंस आते हैं आपका कि डेल्टा इज इक्वल टू 8.64 बी बाई डी, तो इससे काफ़ी क्वेश्चंस आएंगे, कोई भी एक वैल्यू आपसे पूछ लेंगे। तो यहाँ पर जब सारी वैल्यू रखेंगे तो हमारे पास जो वैल्यू आएगी डेल्टा की आएगी 4.8384 मीटर, और जो कि वो इस ऑप्शन में हमारा डी ऑप्शन है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस इंक्लूड स्प्रेडिंग ऑफ एन एक्सटर्नल मटेरियल ऑन सॉइल टू इंक्रीज इन्फिल्ट्रेशन एंड रिड्यूस इवेपोरेशन। सॉइल के इवेपोरेशन और इन्फिल्ट्रेशन को इंक्रीज करने के लिए एक्सटर्नल मटेरियल हम सरफेस पर क्या डालें? अगर एक्सटर्नल मटेरियल जो हम सरफेस पर डालते हैं उस प्रोसेस को क्या बोला जाता है? तो देखो उस प्रोसेस को मल्चिंग बोला जाता है। अब यहाँ पर जितने भी ऑप्शन है उन सब की प्रोसेस भी यहाँ पर डिफाइन की गई है। जैसे पैलियो इरिगेशन क्या होगा कि जब क्रॉप से क्रॉपिंग, जब आपने सोइंग से पहले जो आप पानी देते हो उसको हम पैलियो इरिगेशन बोलते हैं, क्योंकि अगर सॉइल में पानी की कमी है तो उसमें हम पहले से ही पानी हम उसमें वाटर सप्लाई या इरिगेशन जो भी करते हैं वो उसको हम पैलियो इरिगेशन बोलेंगे। प्लफिंग एक प्रोसेस होती है जिसमें हम, जिसको आप बुआई से पहले जो आप बुआई से पहले जो सॉइल को ऊपर वाली लेयर को नीचे वाली लेयर को ऊपर वाली लेयर से मिक्स करते हैं उसको प्लफिंग बोला जाता है। टिलेज, ये सारे जो एग्रीकल्चर के लिए हम सॉइल को प्रिपेयर करेंगे विद द वेरियस इक्विपमेंट उसको हम टिलेज बोलेंगे। तो यहाँ पर पूछा गया था मल्चिंग, और बाकी सारे ऑप्शंस को भी डिफाइन किया गया। तो इस तरीके से आपका एक क्वेश्चन के सॉल्यूशन को देखने से और भी तरह के जो क्वेश्चंस बन सकते हैं वो सारे भी क्लियर होते हैं। तो टेस्ट सीरीज का इतना बड़ा महत्व होता है किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन के लिए। नेक्स्ट इज 117, इन एन इरिगेटेड फील्ड द नेट इरिगेशन रिक्वायरमेंट इज 15 सेंटीमीटर, the application efficiency is 80% and water conveyance efficiency is 60%. what is the gross irrigation requirement? तो जो gross irrigation requirement होती है वो हमारी, उसका रिलेशन होगा field irrigation requirement divided by conveyance efficiency, और वो ultimately डिपेंड करती है net irrigation requirement divided by water application efficiency और water conveyance efficiency। तो दोनों तरह की efficiency आपको given है और NIR भी आपको given है, सिर्फ आपको क्या चाहिए? GIR। तो सिंपल फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, जब आप इसको सिंप्लीफाई करोगे तो ग्रोस इरिगेशन रिक्वायरमेंट आपकी आ रही है 31.25 सेंटीमीटर। नेक्स्ट है 118, द अमाउंट ऑफ वाटर कंटेंट रिमेनिंग इन यूनिट वॉल्यूम ऑफ सॉइल आफ्टर ड्रॉ डाउन ग्रेविटी ड्रेनेज हैज कीज्ड इज कॉल्ड। ग्रेविटी के कारण जो हम वाटर का ड्रेनेज कर पाएंगे उसके बाद में जो मॉइस्चर कंटेंट बचता है उसको क्या बोला जाता है? तो उसको हम बोलते हैं फील्ड कैपेसिटी। अब यहाँ पर और भी डेफिनेशन है कि सैचुरेशन कैपेसिटी क्या है, कि जितना मैक्सिमम वाटर पोर्स में आ सकता है सोइल का उसको हम सैचुरेशन कैपेसिटी बोलेंगे। फील्ड कैपेसिटी, ड्रॉ ग्रेविटी के कारण जितना वाटर ड्रॉ डाउन हो गया उसके बाद जितना वाटर बचता है उसको हम फील्ड कैपेसिटी बोलेंगे, उसको यहाँ डिफाइन किया गया है। परमानेंट विल्टिंग पॉइंट ये है कि आफ्टर ड्रॉ डाउन वो वाटर कंटेंट सोइल के अंदर है जिसको सोइल की, जिसको जो आपका प्लांट है उसकी रूट एक्सट्रैक्ट नहीं कर पाती है या फिर एक्सट्रैक्ट नहीं कर पाएगी तो वो पौधा चल ही नहीं पाएगा और उस लेवल को बोलेंगे कि पौधा वहां पर सूख जाएगा। तो परमानेंट विल्टिंग पॉइंट ये होगा कि वो वाटर कंटेंट या वो मॉइस्चर कंटेंट सोइल में जिसको अब प्लांट का जो रूट है वो एक्सट्रैक्ट नहीं कर पा रहा है। अवेलेबल मॉइस्चर कंटेंट होगा कि जो हमारा फील्ड कैपेसिटी और परमानेंट विल्टिंग पॉइंट के बीच में जो मॉइस्चर कंटेंट जिसको प्लांट आपका यूज कर सकता है वो आपका है अवेलेबल मॉइस्चर कंटेंट। और इसमें एक और है रेडिली अवेलेबल मॉइस्चर, वो मॉइस्चर कंटेंट जो बड़ी आसानी से प्लांट आपका एक्सट्रैक्ट कर पाएगा, तो वो होगा 75% ऑफ जो अवेलेबल मॉइस्चर है। उसके बाद में प्लांट की ग्रोथ कम होएगी, प्लांट वाटर तो एक्सट्रैक्ट कर पाएगा बचे हुए 25% के लिए, लेकिन वो इतनी आसानी से नहीं कर पाएगा और उसके बाद में तो प्लांट की जो रूट्स है वो वाटर एक्सट्रैक्ट कर ही नहीं पा रही, तो वो लेवल आ जाता है आपका फिर परमानेंट विल्टिंग पॉइंट। नेक्स्ट है एज पर लेसीज मेथड फॉर डिजाइन ऑफ एलुवियल चैनल आइडेंटिफाई द ट्रू स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग। अब यहाँ पर कुछ रिलेशंस जो हैं, जो लेसीज ने जो रिलेशंस दिए हैं उनके बेसिस पर ये क्वेश्चन है। जैसे यहाँ पर देखो फर्स्ट ऑप्शन है वेटेड पैरामीटर इंक्रीजेज विद एन इंक्रीज इन डिजाइन डिस्चार्ज, और एक सी ऑप्शन और है वेटेड पैरामीटर डिक्रीजेज विद इंक्रीज इन डिजाइन डिस्चार्ज। जब आपको इस तरह के दो ऑप्शंस मिल जाते हैं किसी एग्जाम में किसी क्वेश्चन में, तो मैक्सिमम चांसेस ये होंगे कि एक ऑप्शन इसमें से करेक्ट होगा, क्योंकि दोनों एक दूसरे के कॉन्ट्राडिक्टरी है। ठीक है, तो दोनों इनकरेक्ट भी नहीं हो सकते, तो इनमें से एक ऑप्शन आपका क्या होगा? करेक्ट होगा। बाकी क्या है? हाइड्रोलिक रेडियस से रिलेटेड है, तीन तो वेटेड पैरामीटर से रिलेटेड ऑप्शन है, एक हाइड्रोलिक रेडियस से रिलेटेड है। अब वेटेड पैरामीटर का जो फॉर्मूला होता है P इज इक्वल टू 4.75 अंडर रूट क्यू, मतलब ये Q से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, Q बढ़ेगा तो P बढ़ेगा।
तो जैसे वैसे तो ए ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट है। अब बी है हाइड्रोलिक रेडियस इंक्रीज विद इंक्रीज इन सिल्ट फैक्टर, हाइड्रोलिक रेडियस सिल्ट फैक्टर बढ़ाने पर तो रिड्यूस हो जाएगा, तो ये आपका इनकरेक्ट है। इसका ये अपोजिट वाला है तो ये वैसे इनकरेक्ट हो गया। और वेटेड पैरामीटर इंक्रीज विद इंक्रीज इन सिल्ट फैक्टर, सिल्ट फैक्टर पे ये डिपेंड करता ही नहीं है, ठीक है, ये सिर्फ डिस्चार्ज पे डिपेंड कर रहा है। तो जब आपके दो ऑप्शन ऐसे आते हैं कि एक ऑप्शन दूसरे वाले ऑप्शन से जस्ट अपोजिट है, तो दोनों तो गलत हो नहीं सकते, तो मैक्सिमम चांसेस ये होंगे कि एक ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 120, फॉर फ्लड कंट्रोल रिजर्वायर द इफेक्टिव स्टोरेज इज इक्वल टू, जो इफेक्टिव स्टोरेज होगा आपका वो यूजफुल स्टोरेज, इफेक्टिव स्टोरेज इक्वल टू वो होगा आपका यूजफुल स्टोरेज प्लस सरचार्ज स्टोरेज माइनस दी वैली स्टोरेज। जो आपका इफेक्टिव स्टोरेज होता है वो यूजफुल स्टोरेज प्लस आपका जो सरचार्ज स्टोरेज है माइनस वैली स्टोरेज के इक्वल होगा। तो ये आपका जो लेटेस्ट अभी एग्जाम हुआ है टेस्ट सीरीज वाला, उसका सॉल्यूशन था। होपफुली आपकी प्रिपरेशन अच्छी चल रही होगी। अब आपका एक ही टेस्ट पेपर बचा है और आपका एग्जाम भी नज़दीक आ चुका है, तो हमारी यही शुभकामनाएं रहेंगी कि आप इस एग्जाम को अच्छे से क्लियर करें और बहुत अच्छी रैंक के साथ क्लियर करें, जिससे आप जो भी आप लाइफ में अचीव करना चाहते हो वो सारी चीज़ें आप अचीव कर पाएँ। थैंक यू।